Hello everybody, welcome to this new lecture in the advanced quantum mechanics series. Okay, having derived all those expressions for the Born approximation, okay, let's apply it to some specific cases. Okay, ये अभी तक जो हमने derivations किए हैं, okay, expressions जो हम निकाल पाए हैं, एफ बी मैंने लिखा है फॉर बॉर्न. ओके, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है विच इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ थीटा. ओके, क्योंकि सिमेट्री अबाउट द जेड एक्सिस आपके पास है, तो वो एक्सप्रेशन आपके पास ये होता है. ओके, बेसिकली आपको जस्ट अब एक इंटीग्रल परफॉर्म करना है. दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स. ओके, आप जो चीज़ भी मेथड से कर सकें, सॉल्व दिस इंटीग्रल फॉर द गिवन पोटेंशियल. ओके, यू इज रिलेटेड टू वी लाइक दिस. ओके, तो उस पोटेंशियल के लिए आपको बेसिकली इंटीग्रल इवेल्युएट करना है. सो दिस इज जस्ट रिमेन्स अ मैथमेटिकल टास्क. ओके, और दूसरी चीज़ हम वैलिडिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं. वैलिडिटी क्राइटेरिया भी अगेन एक इंटीग्रल है फॉर दैट गिवन पोटेंशियल. आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कीजिए समहाउ, और अगर ये वेरी वेल लेस देन 1 है तो इस मीन्स आपका बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है. लेकिन जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, कूलॉम पोटेंशियल जो होता है, कूलॉम पोटेंशियल के अंतर्गत जो स्कैटरिंग है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रदरफोर्ड स्कैटरिंग. रदरफोर्ड का फेमस जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस और गोल्ड, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है, जो कि कोलम्बिक फोर्स होता है, उसके कारण स्कैटरिंग है. तो इसलिए कोलम्बिक या रदरफोर्ड स्कैटरिंग. लेकिन उस जो पर्टिकुलर पोटेंशियल है, कूलॉम पोटेंशियल, जो हम जिसे हम 1/r पोटेंशियल कहते हैं, उसके कुछ बहुत स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. ओके, तो स्पेसिफिकली मैं उसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं. अदरवाइज अप्लाई करने का मतलब बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करने का मतलब आपको सिंपली ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, और वैलिडिटी चेक करना मतलब ये इंटीग्रल. ओके, जस्ट अ रिमाइंडर, कैपिटल के जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 2k sin θ/2. जो मोमेंटम चेंज है ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ये इंसिडेंट मोमेंटम और स्कैटरिंग एंगल से इस तरह से रिलेटेड है. ओके, u जो है वो पोटेंशियल का 2m/h² टाइम्स है. ओके, और एक बार हम अगर f निकाल लेंगे तो इसका मॉड स्क्वायर करके हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलेगा इन द डायरेक्शन थीटा. और इसको अगर सारी एंगुलर डायरेक्शंस के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, सारे सॉलिड एंगल्स के ऊपर, तो हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. ओके, और फाई डायरेक्शन के ऊपर हम इस इंटीग्रेशन को सीधे कर सकते हैं, उससे 2 पाई का फैक्टर मिलेगा. तो बेसिकली डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को आप थीटा के ऊपर अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ओके, तो हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. ओके, एक और पॉइंट मैं पीछे शायद कहना भूल गया. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम और उस फ्रेम की बात की थी. ओके, ये सारा एनालिसिस जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर रहे हैं. ओके, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो दिस m मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय म्यू. ओके, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम ये बात कर रहे हैं तो दिस m मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, लेकिन द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, लेकिन मैंने इसे m ही रिटेन करके वो किया है. ओके, अब चलते हैं कूलॉम या रदरफोर्ड स्कैटरिंग इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन. ओके, लेकिन बेसिकली वहाँ पे हमें एक दूसरे तरह के पोटेंशियल की बात करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड द युकावा या स्क्रीन कूलॉम पोटेंशियल. ओके, वाई, लेट्स सी. कूलॉम पोटेंशियल ये है, मैंने सी यहाँ स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है वी सी. कूलॉम पोटेंशियल जो है प्लस या माइनस ZE²/r, बेसिकली सम कांस्टेंट ओवर r. ओके, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जिस भी नेचर का हो, द कोलम्बिक पोटेंशियल, प्योर कोलम्बिक, लेट्स कॉल इट द प्योर कोलम्बिक पोटेंशियल, इस नेचर का होता है. ओके, लेकिन आप इस पोटेंशियल के साथ सबसे पहले इनिशियली आप एक प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल नहीं है. ओके, इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. अब एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, पर फाइनली ये 0 इन्फिनिटी पे होता है. पर एक्चुअली शॉर्ट रेंज पोटेंशियल को अभी अब तक हमने मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया था. ओके, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल क्या होता है मैथमेटिकली हमारे लिए? शॉर्ट रेंज पोटेंशियल का वैसे ये मतलब है, जिनको हम स्कैटरिंग थ्योरी का जो हमने डेवलपमेंट किया है, जिस मॉडल का, जिस फ्रेमवर्क का, उसको हम अप्लाई कर पाएँ, उस फ्रेमवर्क के लिए हमारे शॉर्ट रेंज पोटेंशियल का एक्चुअली मीनिंग ये है. पोटेंशियल को आप r से मल्टीप्लाई करें और फिर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस क्वांटिटी मस्ट गो टू 0. अगर ऐसा है तो उस पोटेंशियल को आप शॉर्ट रेंज कहेंगे, अदरवाइज वो पोटेंशियल शॉर्ट रेंज नहीं होगा. ओके, इसका नोशन क्या है आप ये देखिए. से आपके अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, माना किसी वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और r बढ़ने पे, स्कैटरिंग सेंटर से दूर जाने पे डिक्रीज़ कर रहे हैं, और ग्रेजुअली एज r गोज़ टू इन्फिनिटी, माना ये सब 0 बन रहे हैं, पर इनका डिके रेट जो है, जिस रेट से डिके कर रहे हैं, ये अलग अलग है. ओके, से आपके पास एक 1/r पोटेंशियल है, एक कोई 1/r² पोटेंशियल है, एक 1/r³, और r की नॉन इंटीग्रल पावर भी हो सकती है, 1/r 2.7 फॉर एग्जाम्पल. ओके, लेकिन आप उन वाले पोटेंशियल्स को शॉर्ट रेंज कहेंगे. शॉर्ट रेंज का मतलब ये नहीं है कि वो अगर ऐसे हैं तो ये शॉर्ट रेंज नहीं हो सकते हैं, टेक्निकली उसका मीनिंग ये है. ओके, तो अगर आप कूलॉम पोटेंशियल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ओके, कूलॉम पोटेंशियल के लिए ये चीज़ देखें, v की जगह कांस्टेंट ओवर r रखें, तो r से r कैंसिल. सो एट इवन एज r गोज़ टू इन्फिनिटी, r वी आर की वैल्यू जो है वो ZE² के बराबर बन रही है, जो कि एक कांस्टेंट है. मतलब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट भी अगर आप ले लें इस एक्सप्रेशन की, तो कूलॉम पोटेंशियल के 0 ना होकर कांस्टेंट बन रहा है. तो ये एक इशू है. शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे लिए ये है.
तो जो कूलाम पोटेंशियल है वो शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है ही नहीं, ये इन प्रिंसिपल अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड होता है। तो इसके कारण क्या दिक्कत आती है, मैथमेटिकल इश्यूज़ भी आप देखेंगे। बट यहीं पे हमने शुरू में ही कहा था कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं हम उनको प्लेन वेव से वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और नोशन ये था, इंसिडेंट जो हमारा जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल को लॉन्च किया है वो स्कैटरिंग सेंटर से इतना दूर है कि वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, स्कैटरिंग जो सेंटर का कोई असर वहाँ पे नहीं है। बट जो कूलाम पोटेंशियल है उसका नेचर ऐसा है, ये आपका स्कैटरिंग सेंटर और आप इससे बहुत दूर इस लोकेशन पे अपने इंसिडेंट पार्टिकल्स को स्कैटर कर रहे हैं, तो इस पोटेंशियल का असर दूर जाते जाते कम हो रहा है, पर यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ असर है, बहुत कम सही, लेकिन इसका असर यहाँ मौजूद है। तो मतलब यहाँ पे आप पोटेंशियल को जीरो नहीं ले सकते हैं, पोटेंशियल को जीरो आप केवल इन्फिनिटी पे ले सकते हैं। अब एक्चुअल आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, लार्ज डिस्टेंस से कर सकते हैं बट इनफाइनाइट से नहीं। तो इसका मतलब आप जहाँ से भी अपने प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, और अगर पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है तो आप प्लेन वेव्स यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इमीडिएटली एक मैथमेटिकल डिफिकल्टी आपके सामने ये है, कूलाम पोटेंशियल के साथ आप अपना जो हमने फ्रेमवर्क डेवलप किया है उसको बेसिकली यूज़ ही नहीं कर सकते, पर हम उसे यूज़ करना चाहेंगे, ओके, वाया सम ट्रिक और समथिंग, और फिर हम देखेंगे हमारे अप्रोच कितनी सक्सेसफुल है, ओके, वी आर ट्राइंग टू सी दैट। बट अदरवाइज कूलाम पोटेंशियल के लिए इन प्रिंसिपल जो हमारा फ्रेमवर्क है स्कैटरिंग थ्योरी का जो हमने डेवलप किया है, हमारा जो एनालिसिस है, चाहे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं या आगे हम पार्शियल वेव एनालिसिस डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई इन प्रिंसिपल हम नहीं कर सकते हैं, ओके। हाँ, केवल ये उन पोटेंशियल्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं हमारे आर्गुमेंट्स जो 1/r से ज़्यादा रैपिडली टेंड टू ज़ीरो, ओके। ये पोटेंशियल भी एज r इंक्रीजेज टेंड टू ज़ीरो, दिस वन ऑल्सो। माना ये 1/r वाले का ग्राफ ये वाला है, दिस वन। तो जो पोटेंशियल्स 1/r से भी फास्टर जीरो की ओर टेंड होते हैं एज r इंक्रीजेज, उनके लिए ये क्राइटेरिया होल्ड कर जाएगा। r की एक पावर से मल्टीप्लाई किया, उसके बावजूद r का फैक्टर कैंसिल हुआ, लेकिन अगर वो इससे फास्टर डिके कर रहे हैं तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बावजूद वो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो बनी जाएंगे, ओके। तो पोटेंशियल्स विच टेंड टू जीरो एट इन्फिनिटी फास्टर देन 1/r, फास्टर देन द कूलाम पोटेंशियल, उनके लिए हम अपनी स्कैटरिंग थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल कूलाम पोटेंशियल को हमें हैंडल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बट वी विल डू, ओके। दिस से फॉर एग्जांपल C/r² कोई पोटेंशियल है या सम अदर कांस्टेंट ओवर r³, ये सब इस तरह के पोटेंशियल्स है। अगर आप इनको ग्राफ प्लॉट करें, ये 1/r से फास्टर टेंड टू जीरो है, 1/r² भी फास्टर, 1/r³ मच फास्टर, 1/r⁴ इवन मच फास्टर। तो ये जो पोटेंशियल्स हैं इनको हम अपने स्कैटरिंग फ्रेमवर्क में डील कर सकते हैं, ओके। क्योंकि और कूलाम पोटेंशियल को क्यों डील नहीं कर सकते, क्योंकि कूलाम पोटेंशियल के लिए ये जो टर्म है r × v टाइम्स कूलाम पोटेंशियल, ये सिंपली ZE² बनता है, +-ZE², विच इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। तो इन्फिनिटी r की जगह इन्फिनिटी रखने पे भी ये कांस्टेंट हो रहा है, ये जीरो नहीं बन रहा है। तो ये शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की जो मैथमेटिकल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है, ओके। दिस अच्छा, अब ज़रा वैलिडिटी क्राइटेरिया को भी देख लें, ओके। ये तो हमें वैसे पता लग गया कि हमें ये ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए कि शायद हमें यहाँ एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, ओके। अगर हम अप्लाई भी करें बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के रिजल्ट्स को तो लेट्स नॉट होप कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट लेट्स मूव अहेड। जरा वैलिडिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। वैलिडिटी क्राइटेरिया ये है, ओके। तो कूलाम पोटेंशियल के लिए आप इसकी जगह प्लस या माइनस ZE² रखें, तो ओके, दिस +-ZE² को मैंने C लिख दिया है, तो मॉड ऑफ C बाहर आ गया, और बाकी आपका केवल जो बचा R से R कैंसिल, ओके। हाँ, पहले हम इस इंटीग्रल का एनालिसिस दो अलग अलग लिमिट में करते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया था, हाई एनर्जी लिमिट एंड लो एनर्जी लिमिट। तो लो एनर्जी लिमिट मतलब k इज स्मॉल, तो ये जो फैक्टर है e⁻²kr-1, आप इसे सिंपली 2i⁻kr से रिप्लेस कर सकते हैं। e⁻x की जगह केवल 1 + x रखा, 1 से 1 कैंसिल, x इफ़ x इज स्मॉल, अगर इफ k इज स्मॉल ये, तो उस केस में जो आपका वैलिडिटी इंटीग्रल केवल इतना बना, 2i⁻kr में से 2 के बाहर, आइटा मॉड में ख़त्म हो गया, r ये बचा। और कूलाम पोटेंशियल की जगह आपने मॉड C/r रखा, C मतलब +-ZE², जो भी हो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपने मॉड लेना है, ZE²/r, r से r कैंसिल, दिस इतना कांस्टेंट, केवल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dr, और ये इंटीग्रल आप इवेलुएट करें, dr का इंटीग्रल बनेगा r, और लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी -0, मतलब इन्फिनिटी लेस देन 1। ये कंडीशन कभी होल्ड ही नहीं कर सकती है। कूलाम पोटेंशियल के लिए लो एनर्जी लिमिट में बॉन्ड क्राइटेरिया फेल हो रहा है, फेल नहीं, वेरी बैडली फेल हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये नंबर 1 के ऑर्डर का या 2 के ऑर्डर का या 10 या 100 के ऑर्डर का है, ये इन्फिनिटी बन रहा है। वेरी लो एनर्जी लिमिट में बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन की जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है दैट फेल्स वेरी बैडली। तो लेट्स चेक
कि हाई एनर्जी लिमिट में क्या है। हाई एनर्जी लिमिट में जैसे हमने पहले किया था, अगेन ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ओके, के की लार्ज वैल्यू के कारण ये बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट करेगा। तो इसके जो एवरेज है, क्योंकि आप इंटीग्रल कर रहे हैं और किसी और चीज़ से चाहे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इसका एवरेज आपको 0 देगा। तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन में से। तो आप केवल इसका इंटीग्रेशन कीजिए -1 टाइम्स VR/dr का, ओके। तो अगर आप हाई एनर्जी लिमिट में अगेन वैलिडिटी इंटीग्रल को देखें तो ये -1 टाइम्स केवल कूलम्ब पोटेंशियल का इंटीग्रल करना है, उसका मॉड ले लेना है। अगेन VC है बेसिकली C/R, C का मॉड बाहर आ गया 1/R, और 1/R का इंटीग्रल होता है log नेचुरल R। और अगेन अगर आप लिमिट्स पुट करें तो log नेचुरल इन्फिनिटी और log नेचुरल 0, दोनों लिमिट्स प्रॉब्लमेटिक हैं। log ऑफ इन्फिनिटी होता है और log ऑफ 0 होता है -इन्फिनिटी। अगेन ये क्वांटिटी अगर आप सिंपली नाइवली उसे इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करें तो ये इन्फिनिटी मिल रहा है। अगेन ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकती, अगेन दिस कंडीशन अगेन फेल्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हम क्वालिटेटिवली भी समझ रहे हैं कि शॉर्ट रेंज पोटेंशियल नहीं है, तो कूलम्ब पोटेंशियल के लिए हमारा क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। वैलिडिटी क्राइटेरिया भी अप्लाई करके देख लिया तो लो और हाई किसी भी एनर्जी लिमिट में वैलिडिटी क्राइटेरिया भी होल्ड नहीं कर रहा है, ओके। उसका रीज़न ये है, अगर आप वैसे देखें, हम स्कैटरिंग के इफेक्ट को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। हमारा नोशन ये रहता है कि खासकर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में तो हमारा नोशन ये था कि पोटेंशियल केवल किसी फाइनाइट रेंज तक एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इस तरह का एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया था, R-R' को कुछ अप्रॉक्सीमेट किया था, R- समथिंग R यूनिट वेक्टर डॉट R'। आर्ग्यूमेंट ये था पोटेंशियल केवल इतनी रेंज में इफेक्टिव है कि ये जो वेक्टर है जिस रेंज में वो इफेक्टिव है, इसकी लेंथ एसिम्प्टोटिक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के मुकाबले जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले स्मॉल है, कुछ इस तरह का अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन कूलम्ब पोटेंशियल की रेंज तो इतनी नहीं है, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, उसकी रेंज तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है। तो इसलिए ये इशू आ रहा है। मतलब इन प्रिंसिपल क्या कर रहा है, कूलम्ब पोटेंशियल इंसिडेंट वेव, अगर पार्टिकल्स के टर्म में आप बात करें, पार्टिकल अगर स्कैटरिंग सेंटर के बहुत करीब से गुजर रहा है तब तो उस पर उसकी स्कैटरिंग होती है, उस पर फोर्स लगता ही है। लेकिन अगर वो स्कैटरिंग सेंटर से बहुत दूर भी गुजर रहा है, इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी गुजर रहा है, तो उस पर इसका कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। नॉट इनफाइनाइट, लेकिन इन्फिनिटी से कम अगर कोई भी डिस्टेंस है, कितनी भी लार्ज हो, ये पोटेंशियल उस पॉइंट पे भी उसमें कुछ ना कुछ स्कैटरिंग कॉज करेगा। तो इसलिए ये इशू आ रहा है, ओके। तो फ्रॉम द ऑनसेट हम देख रहे हैं कि कूलम्ब पोटेंशियल या रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली तो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसे डील करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरे पोटेंशियल की पहले, जिसे हम कहेंगे स्क्रीन कूलम्ब पोटेंशियल या युकावा पोटेंशियल। ये है उसकी डेफिनेशन V, और मैंने इसके साथ Y लिखा है, Y फॉर युकावा। अगेन एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है विच इज इक्वल टू A सम कांस्टेंट, ओके। ये कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, A/R। अगर आप केवल A/R पार्ट देखें तो ये ZE²/R टाइप का पार्ट कूलम्ब पोटेंशियल जैसा ही है, लेकिन यहाँ इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है e⁻⁻r, और म्यू एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव ये इंश्योर करने के लिए है कि ये फैक्टर एक्सपोनेंशियली डिके ही करे। अगर म्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये ग्रो करेगा। तो ये फैक्टर जो है कूलम्ब पोटेंशियल के अलावा इसमें एक एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर और है, ओके। और आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके किसी भी पावर लॉ से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब एक्सपोनेंशियल डिके, अगर डिके की बात करें, किसी भी पावर लॉ डिके से ज़्यादा फास्टर होता है, ओके। ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी भी पावर लॉ ग्रोथ से फास्टर होती है। तो ये जो है ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ओरिजिनल जो कूलम्ब पोटेंशियल है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, कूलम्ब पोटेंशियल। लेकिन युकावा पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो म्यू एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और इसकी डायमेंशन अगर आप चेक करें, एक्सपोनेंशियल का आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो आर की डायमेंशन लेंथ की है, तो म्यू की डायमेंशन क्या है, 1/लेंथ की। और एक्सपेरिमेंटल फ्रंट पे अगर आप देखें या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, ये पोटेंशियल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, या हम इसकी अभी बात करेंगे, बेसिकली म्यू इज़ द रेंज ऑफ पोटेंशियल। इस म्यू को आप इस युकावा पोटेंशियल की रेंज कह सकते हैं एक सर्टेन सेंस में, ओके। एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आपके पास जहाँ भी आते हैं, फॉर एग्जांपल डिके या ग्रोथ के, तो जब वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/E हो जाती है, तो उस डिस्टेंस या उस टाइम पैरामीटर को आप कहते हैं अच्छा ये इस सिस्टम के लिए एक रेलेवेंट क्वांटिटी है। तो ऐसे ही आप जब म्यू आर की वैल्यू 1/μ के बराबर हो जाएगी, वो जो भी सिस्टम है, म्यू कोई कांस्टेंट है, से 2, तो आर की वैल्यू जब 1/2 के बराबर हो जाएगी, 1/μ के बराबर हो जाएगी, तो ये फैक्टर e⁻⁻1 बनेगा। e⁻⁻1 मतलब 1/E। बाकी फैक्टर्स का असर जो भी है डिस्टेंस के साथ वो तो है ही, लेकिन अपने आप में ये फैक्टर जो है R इक्वल टू 1/μ डिस्टेंस जाने पे 1/E हो जाता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का 1/2.7। तो एक्सपोनेंशियल डिकेज में हम उसे एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मान लेते हैं। तो इस सेंस में
म्यू जो है ये बेसिकली हमारे पोटेंशियल की रेंज को डिफाइन कर रहा है। जब पोटेंशियल अपनी जिस वैल्यू पे उसने रहना था उसका भी 1/e गुना अगर हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ हमारा पोटेंशियल लगभग यहीं तक इफेक्टिव है। वैसे तो वो उसके बाहर भी इफेक्टिव होगा अगर पोटेंशियल आपका इस तरह से डिके कर रहा है। डिस्टेंस के साथ तो वैसे भी डिके कर रहा था, पर इस वाले फैक्टर को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक्सपोनेंशियल डिके की बात कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल डिके होते होते जहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/e रह गया, 1/e रफली अगर आप 3 मान लें ई को वेरी वेरी रफली 1/3 अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 रह गया, तो इसका मतलब नहीं है उसके बाद एकदम से पोटेंशियल जीरो हो गया, बट आप इसे एक मेज़र मान सकते हैं। हाँ ये डिस्टेंस जो है ये लगभग हमारे पोटेंशियल की रेंज को मेज़र कर रहा है। रेंज को आप क्वांटम मैकेनिकल सेंस में ऐसा ना सोचें ये इसके बाहर पोटेंशियल नहीं है और इसके अंदर पोटेंशियल है, बट ये डिस्टेंस एक रिलेटिव मेज़र है। हाँ इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल लगभग ना के बराबर हो जाता है। ओके सो ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट म्यू है इसका रोल बेसिकली ये हमारे इस युकावा पोटेंशियल की रेंज को डिफाइन करता है। ओके और इसका सेंस हमारे साइज ऑफ एटम से हो सकता है। साइज ऑफ एटम से कैसे है उसकी भी बात करते हैं। ये पोटेंशियल इनिशियली युकावा ने इंट्रोड्यूस किया था। न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका नेचर अभी भी खैर एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं है, पर इनिशियल डेज में न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है उसको समझने के लिए युकावा ने ये फोर्स का फॉर्मूला प्रपोज किया था। उसने कहा था कूलाम पोटेंशियल टर्म के साथ एक एक्सपोनेंशियल डिके टर्म हम और मल्टीप्लाई कर दें तो इस जो एक्सप्रेशन है जो पोटेंशियल का, इससे पॉसिबली हम न्यूक्लियर फोर्स को समझ सकते हैं। ओके बेसिकली वहाँ पे जिसे हम एक्सचेंज मॉडल ऑफ मेजॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच मेजॉन्स का एक्सचेंज होता रहता है और फोर्स उससे जनरेट होता है। बट वट एवर बी द केस इनिशियली इसे युकावा ने यूज़ किया था, इसलिए युकावा पोटेंशियल। लेकिन अब इस पोटेंशियल की खासियत क्या है, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं? ये जो इसमें एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर है ये इसे एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल बना देता है। इसको अभी हम चेक कर लेंगे। ये शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके दिस वी विल सी। ये कूलाम पोटेंशियल में एक छोटा सी मॉडिफिकेशन है, बट ये मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके दिस और इसकी जो रेंज है, अगर कोई शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है तो आप हमेशा उसके लिए रेंज की बात कर सकते हैं, मतलब कितनी दूर तक वो पोटेंशियल इफेक्टिव है। तो इन प्रिंसिपल अगेन ये पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे जीरो तो इन्फिनिटी पे ही होती है। आप आर की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तभी ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा, लेकिन फिर भी आप इसके लिए एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। रेंज आपकी इस सेंस में डिफाइन होगी 1/μ जो है वो इस पोटेंशियल की आप रेंज मान सकते हैं। ओके दिस कूलाम पोटेंशियल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। मैंने इसको ऐसे दिखाया 2 डायमेंशनल प्लेन में सब जगह है कूलाम पोटेंशियल का असर, दूर जाने पे कम हो रहा है पर सब जगह है। लेकिन ये वाला पोटेंशियल जो है मैथमेटिकली आप इसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, हाँ इसकी एक रेंज है कितनी 1/μ के ऑर्डर की, उस रेंज तक ही ये इफेक्टिव है। वैसे तो ये बोलना चाहिए कि उस रेंज तक ही ये ज़्यादा इफेक्टिव है और उसके बाहर नेग्लिजिबल इफेक्टिव है, बट मैथमेटिकल सेंस में क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं हाँ ये किसी पर्टिकुलर रेंज तक इफेक्टिव है, शॉर्ट रेंज है और उसके बाहर इसका असर क्या है, नेग्लिजिबल है। ओके बस अब ये इसको हम स्क्रीन कूलाम पोटेंशियल क्यों कहते हैं? ये पोटेंशियल एक दूसरी जगह भी हम यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ मॉडल फॉर द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम एज सीन बाय एन इंसिडेंट पार्टिकल। आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कल्पना कीजिए, अल्फा पार्टिकल आ रहा है गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ, पर गोल्ड न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, ये न्यूक्लियस के पूरे चार्ज का असर महसूस नहीं करता है। न्यूक्लियस का चार्ज से प्लस ZE और इसका चार्ज से प्लस E, वैसे 2E होता है पर मैं उसे प्लस E कह रहा हूँ, ठीक है सिंप्लिसिटी के लिए। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ZE × E या पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है इसकी लोकेशन पे ZE²/R। ओके पोटेंशियल एनर्जी ZE²/R। लेकिन इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये स्कैटरिंग सेंटर के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस अल्फा पार्टिकल को जो ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है उसको कुछ हद तक शील्ड कर देते हैं। और वो शील्डिंग आप इसी तरह से सोच सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस इस सेंट्रल न्यूक्लियस का चार्ज का असर सब जगह मौजूद होता कूलाम फोर्स की तरह। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स या इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शील्डिंग के कारण ये पोटेंशियल कुछ हद तक इसकी तरह बिहेव करता है। अब एग्जैक्टली ऐसा बिहेव नहीं करेगा, पर आप एक मॉडल की तरह इसे ले सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से वर्क एक्ट करता है। ओके प्योर कूलाम्बिक पोटेंशियल ना होके ZE²/R ना होके उसके साथ और एक रैपिड डिके फैक्टर आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसीलिए इसका नाम स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल। कूलाम पोटेंशियल की भी क्या हो गई, स्क्रीनिंग हो गई है। ओके तो इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ मॉडल फॉर न्यूक्लियर चार्ज, या जो आप कूलाम पोटेंशियल ले रहे हैं उसके बजाय ज़्यादा एक्यूरेट होगा हम इसको स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल को लेके डील करें। ओके दी और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं। तो इस सेंस में मैंने ये चीज़ कही थी। तो इससे आप एक किसी एटम के साइज़ का एक एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। उसके न्यूक्लियस के फोर्स का असर अब इन्फिनिटी तक मानने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी फाइनाइट रेंज तक है। ये
अगर ये न्यूक्लियस बेयर न्यूक्लियस है, अकेला ये न्यूक्लियस ही है, तो अल्फा पार्टिकल पे ये कितनी भी दूर अल्फा पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को स्क्रीन कूलाम या युकावा पोटेंशियल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं इस न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें मेंटली ऐसे इमेजिन करना है, अच्छा इस फोर्स के असर केवल इस रेंज में है, इससे बाहर इसका असर नहीं है। तो जब तक अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, इस पर इस पोटेंशियल का कोई असर नहीं है स्क्रीन कूलाम का। लेकिन जब ये इस रेंज के अंदर एक्ट करता है, तब इस पर फोर्स या पोटेंशियल इसका अपना एक्शन दिखाता है, तब स्कैटरिंग शुरू होती है। ओके, लेकिन ये हम इस पोटेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो कूलाम पोटेंशियल स्टडी करना चाह रहे थे। मैथमेटिकली आप एक चीज़ चेक कीजिए, जो मेरा युकावा पोटेंशियल है, ये एक्सप्रेशन, अगर आप इसमें म्यू टेंडिंग टू जीरो ले लें, म्यू एक पैरामीटर है और म्यू को आप अगर जीरो बना दें तो म्यू ई पावर जीरो बराबर 1, तो ये कितना हो गया? ए अपॉन आर। और ए अपॉन आर क्या होता है? कूलाम पोटेंशियल। ए की जगह प्लस या माइनस जेड स्क्वायर ले लें तो ये कूलाम पोटेंशियल है। युकावा पोटेंशियल म्यू बराबर जीरो के लिए कूलाम पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से आप इस चीज़ का भी जस्टिफिकेशन और बेटर देख सकते हैं। रेंज जो है वो 1 अपॉन म्यू के बराबर होती है, तो अगर म्यू की जगह जीरो है तो रेंज कितनी हो गई? इन्फिनिटी। लेकिन म्यू इक्वल टू जीरो होने में वो युकावा पोटेंशियल ना रह के कौन सा होता है? कूलाम पोटेंशियल। और कूलाम पोटेंशियल की रेंज तो हम जानते ही हैं, इन्फिनिटी होती है। तो युकावा पोटेंशियल हमने इसलिए यूज़ किया, युकावा पोटेंशियल के साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है शॉर्ट रेंज पोटेंशियल का, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बाद में हम म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट लेंगे। तो म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट लेने का मतलब हम एक्चुअली युकावा पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे थे, हम तो कूलाम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। और तब हम अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं, जो हमारे एफ के या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उनको हम देखने की कोशिश कर सकते हैं कि म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो उन आंसर्स को हम कूलाम पोटेंशियल के आंसर की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आइडिया। ये जो है स्क्रीन कूलाम या युकावा पोटेंशियल है, म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट में ये कूलाम पोटेंशियल में, प्योर कूलाम्बिक पोटेंशियल में रिड्यूस हो जाता है। ओके, और रेंज नॉर्मली तो रेंज इसकी 1 अपॉन म्यू होती है, लेकिन म्यू टेंडिंग टू जीरो मतलब 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, और कूलाम पोटेंशियल की रेंज इन्फिनिटी होती है। ओके, तो अब सवाल ये रह गया, इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या उनमें से उन एक्सप्रेशंस की हम म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले सकते हैं। अगर वो म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट हम ले सकते हैं तो शायद वो कूलाम पोटेंशियल के लिए हमारे आंसर हो सकते हैं। ओके, बस तो यही हम करने वाले हैं। और ये भी चेक कर लें, ये कंडीशन इस नए पोटेंशियल के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर लीजिए। आर के साथ आपकी बार युकावा पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए ईड पावर माइनस म्यू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, और आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप करेंगे, म्यू पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस फैक्टर गोज टू जीरो। ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला जो फैक्टर है, ये इस पोटेंशियल को जीरो बनाई देगा एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस मल्टीप्लिकेशन को आर इन टू वी वाई को। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की जो कंडीशन है मैथमेटिकल, उसको ये वाला पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली आप अगेन इसे एक ट्रिक सोच सकते हैं, हम कूलाम पोटेंशियल की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो क्राइटेरिया में फेल हो रहा है, सब जगह दिक्कत आ रही है उसके साथ, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। तो हम उसको प्रॉब्लम को टैकल कुछ इस तरह से कर रहे हैं, हम उसके बजाय स्क्रीन कूलाम पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप उसकी फिजिक्स नहीं भी समझते हैं, मैथमेटिकल मॉडल की तरह भी आप लें, हमने ये ले लिया, और बाद में म्यू टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे, कैलकुलेशन सारी इसके साथ करेंगे, और लास्ट में म्यू टेंडिंग टू जीरो लेके देखेंगे आंसर क्या बनता है, और वो हमारा कूलाम केस का आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हम करेंगे युकावा पोटेंशियल के साथ कैलकुलेशंस। ओके, वी की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे दिस। तो सो अब इस पोटेंशियल के लिए हम बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, और तब अप्रोप्रिएटली उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब लिमिट, म्यू टेंडिंग टू जीरो वाली लिमिट लेके हम कूलाम्बिक केस के आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट एप्लीकेबल ना हो, हमारे एक्सप्रेशंस डाइवर्ज कर रहे हो, तो वी विल सी लेटर क्या होता है। तो अब स्कैटरिंग पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, -1/k इंटीग्रल आर साइन के आर यू आर होता है। यू आर मतलब 2m/h स्क्वायर इंटू वी आर पोटेंशियल। पोटेंशियल हम युकावा वाला ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, डी आर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, समथिंग कैंसल्स आउट, कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लिए, इंटीग्रल केवल बचा साइन कैपिटल के, दिस के इज़ कैपिटल के। ओके, हो सकता है मैंने क्या पता लिखते हुए ध्यान ना रखा हो, पर ये वाला है कैपिटल के, और कैपिटल के इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल के। कैपिटल के होता है 2 टाइम्स स्मॉल के साइन θ/2। स्मॉल के इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम है। ओके, वो इंसिडेंट एनर्जी से रिलेटेड है सीधे सीधे। कैपिटल के जो मोमेंटम चेंज था, मोमेंटम ट्रांसफ़र या मोमेंटम चेंज, ये उसके बराबर उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, अब आपको ये इंटीग्रल करना है, कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के बाकी पार्ट जो है, मैं इसको अगर इंटीग्रल आई लिखूँ, ये इंटीग्रल, तो इस इंटीग्रल को करने के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे।
साइन के आर की जगह अगर मैं ई टू द पावर आइटा के आर ले लूँ तो ई टू द पावर आइटा के आर ई टू द पावर आइटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आपका ये इंटीग्रल को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक कॉस थीटा इंटू ये फैक्टर और एक साइन थीटा इंटू ये फैक्टर विद आइटा। और हमारा जो एक्चुअल इंटीग्रल जो हमें इवेल्युएट करना है वो केवल इसका साइन थीटा वाला पार्ट है। साइन थीटा वाला पार्ट मतलब इस वाले इंटीग्रल का केवल अगर आप इमेजनरी पार्ट लें, कॉस थीटा वाले पार्ट को छोड़ दें, और अगर आप आइटा साइन थीटा इंटू दिस वाला पार्ट इवेल्युएट करेंगे तो इंटीग्रल तो हम ये इवेल्युएट करेंगे, लेकिन बाद में इसका केवल इमेजनरी पार्ट अगर ले लें तो हमें ये वाला इंटीग्रल मिल जाएगा। ओके, ये ट्रिक हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। ओके दिस, तो आप एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका आंसर में रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों आएंगे, पर उसका अगर हम केवल इमेजनरी पार्ट उठा लें, क्योंकि ई टू द पावर आइटा के आर का इमेजनरी पार्ट केवल होता है साइन के आर ई टू द पावर माइनस म्यू आर, साइन के आर ई टू द पावर माइनस म्यू आर। ओके, यही तो हमें इंटीग्रल चाहिए। ओके बस, ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब इस फॉर्म में ये इंटीग्रल बड़े आराम से किया जा सकता है। दोनों एक्सपोनेंशियल कंबाइन होकर ये हो गए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल ये रहा। ओके दिस ई टू द पावर आइटा के आर ई टू द पावर माइनस म्यू आर, दो अलग अलग फैक्टर में लिख दिया, और आइटा के माइनस म्यू से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका इमेजनरी पार्ट लिमिट्स आप पुट कर दें, दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, बट जस्ट लेट मी रीड। लिमिट्स आप पुट करेंगे, एक लिमिट पे 0 बनेगा, एक पे 1 बनेगा। ओके, इन्फिनिटी पे क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, इन्फिनिटी पे 0 और 0 पे 1। दिस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लें डिनोमिनेटर में, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ म्यू माइनस आइटा के। म्यू भी एक रियल क्वांटिटी है, कैपिटल के भी एक रियल क्वांटिटी है। ओके दिस, इसको आप वो करें, म्यू प्लस आइटा के से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स दिस। अब आप इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का केवल इमेजनरी पार्ट रीड कर सकते हैं, वो है के अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल, चाहे तो आप इस इंटीग्रल को किसी और ट्रिक से भी अगर कर पाते, वट एवर मेथड यू यूज़, तो आपको यही आंसर मिलता। बट आप क्योंकि ये साइन के आर की प्रेजेंस के कारण इसको इंटीग्रेट करने का शायद सबसे आसान तरीका ये है। ओके दिस, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस आई की जगह, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर माइनस 2ma ओवर एच क्रॉस स्क्वायर के, तो मेरा इंटीग्रल दिस जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली ये हो गया माइनस 2ma एच क्रॉस म्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये माइनस साइन रियली अनइम्पॉर्टेंट है। ओके, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वैसे भी फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसका मॉड स्क्वायर ही इंपॉर्टेंट होता है। बट दिस, और एक पॉइंट और हम ध्यान में रखेंगे, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमेशा हमारा रियली बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो आप कैलकुलेट करते हैं एफ बी हमारा इस एक्सप्रेशन से वैल्यूड होता है। पोटेंशियल आपका हमेशा रियल होगा। ओके, हम एब्जॉर्प्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी पोटेंशियल्स होंगे वो रियल होंगे, तो एफ बी जो इवैल्यूएट होकर आएगा हमेशा रियल आएगा। पर इन जनरल आपको ये ध्यान रखना चाहिए, स्कैटरिंग पोटेंशियल इन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन जनरल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जिस तरह से वर्क करता है उसमें उसका इमेजनरी पार्ट कहीं अपीयर नहीं होता है। आप इसे सोचिए, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इतना रफ मेथड है कि वो इमेजनरी वाले पार्ट को छोड़ देता है, जबकि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर सकें या कोई दूसरा अप्रॉक्सीमेशन मेथड आप यूज़ करें तो एफ में आपको रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों मिलते हैं। ओके, ये अभी इंपॉर्टेंट होगा ये थोड़ा आगे। ओके, तो एफ का जो एक्सप्रेशन है हमारा ये आ गया फाइनली, ये प्योरली एक रियल है, रियल क्वांटिटी। और कैपिटल के की जगह अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें 2 स्मॉल के साइन थीटा बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन आपका ये बन गया, कैपिटल के की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इस एक्सप्रेशन को आप और कई डिफरेंट फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर आप एच क्रॉस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो एच क्रॉस म्यू स्क्वायर, और यहाँ एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर जो है वो 2me के बराबर है। रिमेंबर दैट के स्क्वायर जो है ये इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से इस तरह से रिलेटेड है, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो एच क्रॉस स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर बेसिकली ट्वाइस मास इनटू एनर्जी। ओके, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर की जगह 2me। बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं इसी एक्सप्रेशन की। ओके, तो युकावा पोटेंशियल के लिए जो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में युकावा पोटेंशियल के लिए जो एफ का एक्सप्रेशन है वो ये रहा। आप देख सकते हैं थीटा डिपेंडेंस। ओके दिस, और मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, ये के पे भी डिपेंड करता है, स्मॉल के डिपेंडेंस भी आपको दिख रही है। आप किस एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से एफ़ की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ओके, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटरिंग एंगल के साथ तो चेंज होती है, पर वो एनर्जी के साथ भी चेंज हो सकती है। ओके, तो एनर्जी डिपेंडेंट भी है ये फंक्शन। अब आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर निकालें डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, जिसे हम कहते हैं बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में युकावा पोटेंशियल के लिए बी कॉमा वाई, मैंने क्लैरिटी के लिए लगाया, लिखने की जरूरत नहीं है इतना, बट दिस ये होता है बेसिकली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटी तो है नहीं, मॉड स्क्वायर करने में आपको सिंपली माइनस हट जाएगा और 4m² a स्क्वायर और इस डिनोमिनेटर का पूरे का स्क्वायर, मैं इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर करके लिखता हूँ, इसका पूरे का स्क्वायर। ओके, h क्रॉस स्क्वायर नहीं आएगा, h पावर 4 आएगा। आई थिंक आई मिस्ड ओवर हेयर, ये आएगा h क्रॉस पावर 4। ओके, इनफैक्ट ये गलती शायद फिर आगे भी एक्सटेंड हो रही होगी। ओके, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, यू प्लीज़ चेक इट ऑल्सो। ओके, आपने इसका स्क्वायर किया है तो यहाँ h पावर 4 आ जाएगा। दिस अच्छा अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ फाइनाइट एट ऑल एंगल्स। आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखें, ये एक्सप्रेशन आपका फाइनाइट है। हम युकावा पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। युकावा पोटेंशियल के लिए म्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एच पावर 4 जीरो नहीं है, म्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव। ये जो फैक्टर है दिस इनटू दिस, ये एक नंबर कंट्रीब्यूट करेगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर साइन थीटा बाई 2 के फैक्टर के कारण अगर जीरो आएगा भी, तभी भी ये फैक्टर क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो ये फैक्टर कभी भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सारे एंगल्स पे फाइनाइट है, मतलब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन युकावा पोटेंशियल के लिए सारे एंगल्स पे फाइनाइट है। वो किस कारण से हो रहा है, ये म्यू स्क्वायर का फैक्टर, ये म्यू स्क्वायर का फैक्टर हम कहाँ से आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम कूलाम पोटेंशियल पे चलेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी ये जो म्यू का फैक्टर हमारे पास आया था, जो बेसिकली युकावा पोटेंशियल की रेंज बताता है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन कहीं भी डाइवर्जेंट नहीं है। मतलब सारी डायरेक्शंस में जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में उसकी वैल्यू फाइनाइट है। कम या ज़्यादा हो सकती है पर फाइनाइट वैल्यू है। ये फाइनाइट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है बेसिकली वो सारी डायरेक्शन में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस का सम है, मोर और लेस, और मैथमेटिकली हम ऐसे निकालते हैं। तो अगर डी सिग्मा बाई डी ओमेगा सब डायरेक्शंस में फाइनाइट है तो उनको ऐड किया जा सकता है, उनका सम भी क्या बनेगा, फाइनाइट। लेकिन माना डी सिग्मा और डी ओमेगा किसी डायरेक्शन में डाइवर्जेंट होता, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये इन्फिनिटी बनता, तो आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात ही नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप थीटा की जगह जीरो भी रखें, थीटा की रेंज चेक करो, थीटा की रेंज होती है 0 से पाई तक। ओके, जो स्कैटरिंग एंगल होता है थीटा से और पाई तक वेरी कर सकता है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग जिसे कहते हैं और बैकवर्ड स्कैटरिंग, बाकी इसके बीच में वेरी करेगा। तो थीटा बराबर जीरो रखें, ये फैक्टर जीरो बनेगा, लेकिन एच क्रॉस स्क्वायर म्यू स्क्वायर तो सर्वाइव करेगा, ये फैक्टर ओवरऑल इन्फिनिटी नहीं बन सकता है। और थीटा की जगह अगर आप पाई रखें तब तो ये साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तब तो ये भी नॉन जीरो है। तो ओवरऑल ये फैक्टर डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, युकावा पोटेंशियल के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये हर पोजीशन पे क्या है, फाइनाइट। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, अब इसका इंटीग्रेशन वैसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज दिस इज सिंपल इंटीग्रल, जस्ट मैंने स्टेप्स यहाँ पे आउटलाइन किए, आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन आपको थीटा के ऊपर परफॉर्म करना है, 0 to पाई, फाई का इंटीग्रल करके 2 पाई हो गया, और बाकी डी थीटा के साथ आपका मेजर ऑफ इंटीग्रल में साइन थीटा डी थीटा भी आएगा। ओके, साइन थीटा बाई 2 की जगह अगर आप टी रख दें तो ये डी थीटा के साथ मिलके ये डी टी में कन्वर्ट होगा। ओके, लेकिन बेटर है आप सीधे ये न्यूमरेटर जो है पूरा का पूरा ये एच पावर 4 को छोड़ के, अब ये दिस इज एच पावर 4, आई हैव टू बी केयरफुल। ओके, ये एच पावर 4 को छोड़ के जो फैक्टर है जिसका स्क्वायर किया है, इस फैक्टर को अगर आप टी ले लें तो सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, 4k², इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और लास्ट में डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा ये एक्सप्रेशन जो है, ये साइन 2 थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है उसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इसकी जगह मैं सिंपली साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह आप रख सकते हैं डी टी बाई 2। तो ये इंटीग्रल आपका रियली बड़ा सिंपल एक इंटीग्रल बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स आपने बाहर लिए और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इस सब्स्टिट्यूशन को चेक करके जब थीटा बराबर 0 है तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी बनती है म्यू स्क्वायर, और जब थीटा बराबर पाई है तो ये फैक्टर बनेगा म्यू स्क्वायर प्लस 4k²। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स सिंपली 1/t² का है, 1/t²। एच पावर 4 है बाहर, एच पावर 4 1/t² dt ओवर 2k²। ओके, दिस इस इंटीग्रल को आप परफॉर्म कीजिए। ओके, एंड दिस अगेन आई एम नॉट सो श्योर, ये एच पावर 4 का फैक्टर इट्स बिकमिंग अ बिट कन्फ्यूजिंग। नो, एच पावर 4 ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। ओके, दिस तो ये इंटीग्रल बड़ी इजीली कर सकते हैं, और आप लिमिट्स पुट करें, दिस अपर लिमिट में से लोअर सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनली आपका आंसर ये है। ओके, एच पावर इसकी जगह एच पावर 4, एच पावर 4, एच पावर 4।
एच क्रॉस स्क्वायर का एक फैक्टर अगर मैं बाहर ही रहने दूँ, एच क्रॉस स्क्वायर, प्लीज़ चेक दिस, ये एच क्रॉस की जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा मेरे से गलत हो गया है, बट यू कैन चेक। तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो आप निकाल सकते हैं। और अगेन आप देख सकते हैं ये एक फाइनाइट एक्सप्रेशन है, ओके। इसको अगेन आप एनर्जी ऑफ पार्टिकल के टर्म में एक्सप्रेस करें, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर की जगह आप 2m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस फॉर्म में आता है, ओके दिस। तो ये हो गया आपका युकावा पोटेंशियल के लिए हम सब कुछ प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ऑल क्वांटिटीज़ आर वेल डिफाइंड, इसके साथ कोई इशू नहीं है, इसके साथ कोई इशू नहीं है, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के साथ भी कोई इशू नहीं है, सब के सब पूरी तरह वेल डिफाइंड फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन अब हमने युकावा पोटेंशियल इंट्रोड्यूस क्यों किया था? हमारे माइंड में ये नोशन था अगर हम म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले लें इसकी, तो युकावा पोटेंशियल किस में रिड्यूस हो जाता है? कूलाम पोटेंशियल में। तो ये जो रिजल्ट्स हैं अब इनकी म्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट देखते हैं, इन द होप कि वो आंसर हमारे कूलाम पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ओके। सो दिस, तो वी रिटर्न टू द कूलाम पोटेंशियल वी सी आर, कैसे? म्यू टेंडिंग टू जीरो, और साथ में ये चीज़ भी कर लेंगे ए की जगह प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ओके। युकावा पोटेंशियल हमारा है ए ओवर आर ई टू द पावर माइनस म्यू आर, तो ए की जगह अगर मैं प्लस या माइनस जेड स्क्वायर ले लूँ और म्यू की जगह जीरो, तो ये कूलाम पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। और नाउ ऑनवर्ड्स हो सकता है मैं प्लस माइनस का ध्यान ना भी रखूँ, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम मॉड स्क्वायर करेंगे तो वो वैसे भी खत्म हो जाएगा, ओके। तो कूलाम पोटेंशियल जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस वन, ये अगर आप इसमें म्यू इक्वल टू जीरो रख दें, ओके, तो आपको जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है, और ए की जगह प्लस या माइनस जेड स्क्वायर, ओके, तो आपको कूलाम पोटेंशियल के लिए बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन जो मिलता है दैट इज़ दिस, ओके दिस। ये ए की जगह मैंने जेड स्क्वायर रखा, और एक बाहर एक माइनस साइन था, और प्लस माइनस के कारण ये हो गया माइनस प्लस। ये माइनस प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप ना भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस कहीं भी रेलिवेंट नहीं है। 2m जेड स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ था म्यू स्क्वायर, युकावा में यहाँ पे म्यू स्क्वायर है, म्यू की जगह जीरो ले लिया आपने, युकावा पोटेंशियल में म्यू जीरो ले लिया, मतलब फिर से उसको कूलाम पोटेंशियल बना दिया। उसकी रेंज अब इतनी नहीं है या इतनी नहीं है, उसकी रेंज फिर से क्या हो गई है? इन्फिनिटी। लेकिन मैथमेटिकली जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये फैक्टर खत्म हो गया। और एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर कितना है? अगेन 2me, और 2 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो गया दिस। तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में फॉर द कूलाम पोटेंशियल, हमने उसे वाया एक ट्रिक ऑब्टेन किया है, और वो इतना है 2m जेड स्क्वायर दिस दिस दिस, ओके। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की अपने आप कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इस केस में अगेन ऑब्जर्व कीजिए ये प्योरली एक रियल क्वांटिटी है, ओके। तो इसको अगर मैं यहाँ पे समराइज़ करके लिखूँ, ओके, 2m से 8m का फैक्टर कैंसिल हुआ तो 4 बचा दिस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्यों कह रहा हूँ ये। लेकिन अब पहली चीज़ ये है, ये एक्सप्रेशन गलत है, ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशन कूलाम पोटेंशियल के लिए हमें मिला है वो गलत है। गलत क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? कूलाम पोटेंशियल एक्चुअली एक बहुत स्पेशल पोटेंशियल होता है। कूलाम पोटेंशियल के पास बहुत सारी स्पेशल सिमेट्रीज़ होती हैं। जो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है वो कूलाम पोटेंशियल में हम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, और कूलाम हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम हमने तो स्फेरिकल पोलर में सॉल्व किया लास्ट सेम में, पर कूलाम पोटेंशियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से सॉल्व किया सकता है। मतलब कूलाम पोटेंशियल जो है वो पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में भी सेपरेबल प्रॉब्लम होती है। और अगर आप दूसरे सेंस में सोचें, कूलाम पोटेंशियल जो है उसकी कुछ स्पेशल सिमेट्रीज़ भी होती है जिन्हें हम हिडन सिमेट्रीज़ कहते हैं, ओके। SO4 सिमेट्री, जो अलग अलग L वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो अलग अलग M वैल्यू होती हैं उनकी जो सेम एनर्जी होती है, एंड ऑल दोज थिंग्स जो, तो कूलाम पोटेंशियल वैसे भी स्पेशल है। लेकिन अगर आप स्कैटरिंग के लिहाज से देखें, स्कैटरिंग के लिहाज से कूलाम पोटेंशियल की जो प्रॉब्लम है पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में जाके इसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है। एग्जैक्टली सॉल्व करने का मतलब आप f का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ये बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में मिला है, और वो भी एक ट्रिक की मदद से, पहले युकावा और फिर कूलाम। तो ये अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है, और अगर हम एग्जैक्ट इस एक्सप्रेशन को निकालें पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में जाके f का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कूलाम पोटेंशियल के लिए निकाला जा सकता है, तो वो एक्सप्रेशन इसके बराबर नहीं आता है, वो इससे डिफरेंट आता है। बट स्टिल अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन जितना बढ़िया रिजल्ट दे सकता था उसने वैसे दे दिया है। इससे मेरा मतलब क्या है उसके लिए ज़रा यहाँ पे पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। ये जो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, जिसे हम बॉन्ड एम्पलीट्यूड कहें माना, दिस बॉन्ड एम्पलीट्यूड इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। ये एक्सप्रेशन गलत है।
द करेक्ट कूलाम एम्पलीट्यूड, कूलाम स्कैटरिंग के लिए जो एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड होता है उसे अगर मैं कूलाम एम्पलीट्यूड कहूँ, जो कि पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली सॉल्वेबल वाले मेथड से हम निकाल सकते हैं, ओके, वो इतना आता है। कूलाम्बिक पोटेंशियल के लिए जो एफ का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट वाला, नॉट बॉन्ड, ये बी मतलब बॉन्ड, एग्जैक्ट, वो कितना होता है? अब प्लीज़ चेक, वो ये बॉन्ड वाला जो एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे ये निकाला है जिसकी वैल्यू इतनी, इसके साथ इतना फैक्टर और होता है, e टू द पावर आइटा अल्फा। e टू द पावर आइटा अल्फा आप जानते हैं एक प्योर फेज फैक्टर होता है। ये क्वांटिटी एक प्योर रियल क्वांटिटी है, ये एक प्योर रियल क्वांटिटी है। तो जो मैं आपको ये कह रहा हूँ ये एक्सप्रेशन गलत है, लेकिन ये किस हद तक गलत है? एग्जैक्ट वाला जो आंसर है एफ का, वो उसका रियल पार्ट तो इतना ही होता है और उसके अलावा उसमें एक फेज पार्ट होता है। फेज पार्ट मतलब यूनिमॉडुलर क्वांटिटी। तो अगर मॉडुलस की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका बराबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ इसके साथ एक फेज फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। अब जो मैं ये कह रहा था, ये आंसर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन शायद सबसे बढ़िया यही आंसर दे सकता था, इससे बढ़िया बॉन्ड के बस का नहीं है। क्यों नहीं है बस का? बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में एफ आपका रियल बनता है, तो रियल पार्ट की जितनी जानकारी है वो तो बॉन्ड वाले ने आपको दे दी है। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में कभी भी आपको इमेजिनरी पार्ट की जानकारी तो वैसे भी नहीं मिल सकती है, तो ये जो फेज़ वाली इन्फॉर्मेशन है ये तो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए थी। तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन टेक्निकली देखें पूरी तरह गलत है। सही एक्सप्रेशन ये है, बॉन्ड के साथ एक फेज़, लेकिन बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में फेज़ की जानकारी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, आपको केवल मैग्नीट्यूड की जानकारी मिल सकती है, रियल पार्ट की जानकारी, वो रियल पार्ट ये रहा। ओके, दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन। ओके दिस, और ये जो अल्फा जो मैंने कांस्टेंट लिखा है इसकी वैल्यू खुद कुछ इस तरीके की होती है। ओके, ये मैंने डायरेक्टली कोट किया, आई हैवंट सॉल्व दिस। ओके, डायरेक्टली ये वैल्यू है, लेकिन प्योर पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में जाके अगर कोई सॉल्व करे इसे तो आपको पता लगता है एग्जैक्ट एफ का एक्सप्रेशन जो है वो बॉन्ड से हमें एक्सप्रेशन मिला, बॉन्ड एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशन, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन ही हमें समझना चाहिए उतना, और एक फेज़ फैक्टर, और ये फेज़ फैक्टर जो है इसमें जो एंगल अल्फा है ये बेसिकली सम कांस्टेंट माइनस एम जेड ई स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर के लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, यहीं पे से आप एक चीज़ देख लें, अगर आप ये थीटा स्कैटरिंग एंगल है, अगर आप थीटा की जगह 0 रखें, साइन 0 0 होता है और लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, अनडिफाइंड टाइप की क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में वेल डिफाइंड नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। वो चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। अभी हमने एफ़ का डिस्कशन नहीं किया, और एफ़ वैसे भी कोई फिजिकली रेलिवेंट क्वांटिटी नहीं होती है, पर फिर भी आप देख लें ये जो एक्सप्रेशन है एफ़ का, थीटा इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट होता है। थीटा इक्वल टू 0 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बाकी सारी डायरेक्शंस में ठीक है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ई जिस एनर्जी पे आप स्कैटरिंग कर रहे हैं फाइनाइट एनर्जी, कितनी भी कम हो पर फाइनाइट है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टर जो है केवल थीटा इक्वल टू 0 वाली डायरेक्शन में ये प्रॉब्लमेटिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एम्पलीट्यूड डाइवर्ज कर रहा है, और एम्पलीट्यूड डाइवर्ज करेगा तो इसके मॉड स्क्वायर से जो हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालते हैं वो भी डाइवर्ज करेगा। ये फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है लैब में, जिसे आप मेज़र कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरी ये बता रही है ये जो क्रॉस सेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, तो लेट मी अगेन रिपीट, झुकावा को हमने इस लिमिट में अगर एनालाइज किया तो एफ का एक्सप्रेशन ये मिला। अब ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, टेक्निकली ये पूरी तरह इनकरेक्ट है, पर ये इनकरेक्ट केवल किस हद तक है? अगर आप एग्जैक्ट आंसर सीधे केवल इस फॉर्म में भी अगर आप कोट कर दें तो एग्जैक्ट आंसर का ये वाला पार्ट जो है मॉडुलस पार्ट, ये इसके बराबर है, बाकी उसके अलावा उसमें एक फेज़ पार्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, लेकिन अब इस फॉर्म के कारण होता क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आ रहा है। अगर आप इस बॉन्ड एम्पलीट्यूड से अगर आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालें, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकलता है? एफ़ का मॉड स्क्वायर करके। आप इस गलत वाले एफ़ का मॉड स्क्वायर करें, वो एक्सप्रेशन ये मिलता है, z का स्क्वायर e पावर 4 और एनर्जी के टर्म में स्क्वायर किया तो 16 e स्क्वायर साइन 4 थीटा बाई 2, ये एक्सप्रेशन। अगर आप एग्जैक्ट वाले का भी मॉड स्क्वायर लेते, फेज पार्ट का मॉड तो 1 होता है, मॉड में इसका रोल खत्म हो जाएगा, मॉड स्क्वायर केवल किसका आएगा, इसका। एग्जैक्ट वाले का भी मॉड स्क्वायर अगर लें तो वो जो बॉन्ड एम्पलीट्यूड है उसके मॉड स्क्वायर के बराबर ये बनेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये करेक्ट है, ये गलत वाला जो बॉन्ड एम्पलीट्यूड है इसका मॉड स्क्वायर और सही एग्जैक्ट वाला जो एफ है दोनों का मॉड स्क्वायर बराबर है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस केवल एक फेज फैक्टर का है। सो दिस इज जस्ट अनदर अमेजिंग थिंग। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन हम पीछे से ही देख रहे थे, कूलाम के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट
हमने युकावा की मदद से अप्लाई किया, फिर ये एक्सप्रेशन मिला, फिर ओरिजिनल रिजल्ट जो कि हमने ऑब्टेन नहीं किया पर मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए कोट किया, ये आंसर हमें पता लग रहा है गलत है। पर ये गलत केवल इस हद तक है कि जब इसका मॉड स्क्वायर करते हैं फिर से जो एग्जैक्ट वाला आंसर है क्वांटम मैकेनिकली दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका मतलब पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में जाके जो आप करते हैं कैलकुलेशन, वो वाली कैलकुलेशन से अगर आप मॉड ये निकालें तो ये एक्सप्रेशन भी इतना ही बनता है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल आंसर है। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जिस भी ट्रिक से हम अप्लाई करके लाए वो ये वाला आंसर जैसा भी दे, ये वाला आंसर पूरी तरह क्या देता है, सही, मतलब क्वांटम मैकेनिकल सेंस में। और केवल इतना ही नहीं है, क्लासिकली अगर आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग को एनालाइज करें, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मतलब से प्लस जेड ई चार्ज से ई चार्ज की स्कैटरिंग, ओके, अल्फा पार्टिकल जो ओरिजिनल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था और रदरफोर्ड ने उसका एनालिसिस किया था, उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन निकाला था, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालें रदरफोर्ड टाइप स्कैटरिंग के लिए, कूलाम स्कैटरिंग के लिए, तो वहाँ भी यही एक्सप्रेशन बनता है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है इस पोटेंशियल की, आप समझिए। कूलाम पोटेंशियल के लिए क्लासिकल आपने एक कैलकुलेशन की, क्लासिकल कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है, आप उसमें उसके इंसिडेंट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम और उसके टर्म्स में कैलकुलेशन करते हैं, बट वट एवर बी दैट कैलकुलेशन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यही एक्सप्रेशन। क्वांटम मैकेनिकल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी इसी के बराबर है। कोई ज़रूरत नहीं थी कि क्लासिकल और क्वांटम एक्सप्रेशन आपके मैच करें, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, हमेशा आपके क्लासिकल और क्वांटम एक्सप्रेशंस मैच नहीं करते हैं। पर कूलाम पोटेंशियल के लिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए क्लासिकल और एग्जैक्ट कूलाम एक्सप्रेशन मैच करता है, और एफ का एक्सप्रेशन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में गलत होने के बावजूद उससे भी जो मॉड स्क्वायर करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मिलता है एक्सप्रेशन, वो सही निकलता है। तो हमने जो ये ट्रिक मेथड से ये निकाला, इसकी तो अब ज़्यादा बात नहीं करते, पर ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन से भी मैच कर रहा है और जो क्लासिकल एक्सप्रेशन है उससे भी मैच कर रहा है। तो यही चीज़ मैं बात कर रहा था। कूलाम पोटेंशियल के साथ आप देख रहे हैं कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंटली या अमेजिंगली कितनी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश की है, अमेजिंगली या एक्सीडेंटली दिस एक्सप्रेशन जो कि हम बॉर्न मेथड से लाए coincides with the exact Rutherford formula for differential scattering cross section for the Coulombic potential क्लासिकल कैलकुलेशन। मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन से मैच करता है। और एक्सीडेंटली अगेन दिस मैचेस विद द एग्जैक्ट क्वांटम एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट क्वांटम एक्सप्रेशन जो कि इसके मॉड स्क्वायर करके आएगा उससे भी मैच करता है। ओके, ये चीज़ मैंने यहाँ इसके साथ भी लिखी है। ये जो फैक्टर है एग्जैक्ट रिजल्ट में, ये वाला जो फैक्टर है फेज फैक्टर, ये जब इसका मॉड स्क्वायर लेंगे ये वाला फैक्टर क्या हो जाता है, इररेलेवेंट। इसीलिए इसका और इसका मॉड स्क्वायर का आंसर क्या बनता है, सेम। तो क्वांटम वाला चलो हम कुछ हद तक समझ गए, हमारा आंसर और एक्चुअल आंसर में केवल एक फेज़ का डिफरेंस है, तो इनका मॉड स्क्वायर बराबर। लेकिन ये क्लासिकल वाले रिजल्ट से भी मैच कर रहा है, दिस इज़ अमेजिंग। ओके, क्लासिकल वाले रिजल्ट से मैचिंग अमेजिंग आप इस सेंस में सोचिए, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मैंने ई के टर्म में एक्सप्रेस किया है, एनर्जी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में समझ सकते हैं। पर अगर मैं ई के बजाय इस एक्सप्रेशन को आप पीछे देखें, इसमें एच क्रॉस आ रहा है, एच क्रॉस क्वांटम फिनोमिना में आता है आपके पास। ओके, तो एक एक्सप्रेशन जिसमें एच क्रॉस है और क्लासिकल में आप एच या एच क्रॉस की बात ही नहीं करते हैं, उस रिजल्ट से मैच कर रहा है, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ओके, दिस तो दिस ओके, सो अगेन मैंने यहाँ रेड से फिर से एम्फेसाइज किया है, एक केवल एक फेज़ पार्ट ऐड हो रहा है, और ये फेज़ पार्ट भी कोई बहुत ऑर्डिनरी टाइप का नहीं है। वैसे ये θ/2 की प्रेजेंस के कारण, θ=0 के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्जेंट टर्म्स आ रहे हैं इस फेस पार्ट में भी। और केवल यहाँ नहीं, अगर आप अब इस एक्सप्रेशन पे भी कंसंट्रेट करें और इस फॉर्मूले को रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के कारण इसे द फेमस 1/sin 4θ/2 एक्सप्रेशन या कोसेक 4θ/2 एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप इसे ऊपर ले जाएं तो कोसेक 4θ/2 बनेगा। तो रदरफोर्ड जो एक्सप्रेशन है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, बाकी अपार्ट फ्रॉम अदर कांस्टेंट्स, अगर आप कांस्टेंट एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो कोसेक पावर 4θ/2 के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो अगेन आप इस एक्सप्रेशन को भी देखें जो कि एग्जैक्ट है, क्वांटम मैकेनिकली भी और क्लासिकली भी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सप्रेशन डाइवर्ज कर रहा है, अलग अलग बाकी सारी डायरेक्शंस में ये फाइनाइट है, पर जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स दिस, ये स्कैटरिंग सेंटर है, इंसिडेंट पार्टिकल आया, इस डायरेक्शन में कितनी स्कैटरिंग होगी रिलेटिव, वो ये बता देगा। इस डायरेक्शन में कितनी होगी, ये दिस, क्लासिकल और क्वांटम दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सप्रेशन क्या होता है, डाइवर्जेंस। ओके, यस, और इसके डाइवर्जेंस का फंडामेंटल रीज़न वही है, डाइवर्जेंस का फंडामेंटल रीज़न वही है, कूलाम पोटेंशियल जो है वो एक इनफाइनाइट रेंज पोटेंशियल है। स्कैटरिंग सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे, उसकी भी कुछ स्कैटरिंग होगी,
और अगर ये पार्टिकल बहुत दूर है तो फोर्स इतना कम होगा कि इसकी स्कैटरिंग नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो उन सारे पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के कारण बनता है जो लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर डिस्टेंस पे हैं, ओके, जिन्हें हम मोमेंटम के टर्म्स में सॉफ्ट कंपोनेंट्स कहते हैं, ओके। दिस तो सॉफ्ट मतलब मोमेंटम ट्रांसफर के टर्म में कह रहा हूँ, उनका मोमेंटम चेंज नेग्लिजिबल है। तो जो सॉफ्ट कंपोनेंट्स के कारण कई बार इस फैक्टर को हम टेल फैक्टर भी कहते हैं, ओके। इसका फिर बहुत डीप एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एग्जैक्ट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह का इसका किस तरह से बिहेवियर है, और फिर इसमें कुछ पोल्स वगैरह की हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी, बट द पॉइंट इज़ ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दिस इज डाइवर्जेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज एन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, बट दिस इज एन डाइवर्जेंट एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन डाइवर्जेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्जेंट है। और क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्जेंट है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट करके टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। मतलब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। रफली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इस डायरेक्शन का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्लस इस डायरेक्शन का प्लस इसका, ये सब तो फाइनाइट है, इनको तो ऐड कर लेंगे। लेकिन जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसके कारण टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेशंस हैं मैंने यहाँ पे किस तरह से प्रोसीड किया, युकावा के लिए हमने एफ डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और सिग्मा टोटल सब निकाले थे, लेकिन कूलाम के लिए मैंने केवल एफ का एक्सप्रेशन लिया, उसमें म्यू टेंडिंग टू 0 लिमिट ले ली, जो एक्सप्रेशन मिला अब इसका फिर से मॉड स्क्वायर किया, ये मिला, और इसके बाद हमने देखा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप इन एक्सप्रेशंस पे भी वो लिमिट अप्लाई कर सकते थे। अगर आप सीधे इसमें म्यू टेंडिंग टू 0 रख दें, ओके, फिर से आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो पीछे मिला था, ये वाला। और इस एक्सप्रेशन में अगर आप म्यू टेंडिंग टू 0 रख दें तो आप देख सकते हैं म्यू अब केवल यहाँ नहीं है, यहाँ म्यू 2 जगह आता है। म्यू यहाँ 2 जगह क्यों आया था, जब आप यहाँ अपर और लोअर लिमिट रखेंगे आपको 2 फैक्टर मिलते हैं। तो जब आप एलसीएम लेते हैं म्यू स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर वाले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यू की जगह 0 भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर वाला टर्म जो है, या एलसीएम लेने के बाद जो म्यू स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर डिनोमीटर में बनता है, ये टर्म कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर ये टर्म में आप म्यू इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये डाइवर्ज हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, अगर आप युकावा वाले को लें और आप बोलें अच्छा इसमें म्यू इक्वल टू 0 रख देते हैं तो शायद कूलाम के लिए आंसर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन क्या है, डाइवर्जेंट। तो कूलाम पोटेंशियल के लिए कुछ हद तक जो भी हम कैलकुलेशन कर पाए युकावा पोटेंशियल की मदद से की, और वहाँ हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल गया, पर क्योंकि ये डाइवर्जेंट है इसलिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की हम बात भी नहीं कर सकते हैं, ओके, वो वेल डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। अब थोड़ा सी वैलिडिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, और वैलिडिटी क्राइटेरिया में युकावा पोटेंशियल का बात करूँगा, ओके दिस, और मैं सीधे ए इक्वल टू में जेड स्क्वायर रख रहा हूँ, प्लस माइनस अगर होगा भी तो मैं उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा हूँ, ओके। वैलिडिटी क्राइटेरिया का जो हमारा इंटीग्रल होता है m ओवर h क्रॉस स्क्वायर मॉड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e2 आइटा kr माइनस 1 और vr dr वेरी वेरी लेस देन 1, ऐसा होना चाहिए। तो युकावा पोटेंशियल के लिए v की जगह a e माइनस म्यू आर अपॉन आर, और a को मैंने बाहर ले लिया, प्लस या माइनस जेड स्क्वायर जो भी हो रहा होगा, बाहर जेड स्क्वायर आया, तो हमें ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, ओके। ये इसको मैंने फिर से, अब मैं केवल इस इंटीग्रल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मॉड वगैरह बाद में देखेंगे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e2 आइटा kr माइनस 1 e माइनस म्यू आर अपॉन आर। अब यहाँ पे एक ट्रिक हम एम्प्लॉय करते हैं, इस इंटीग्रल को करने के और तरीके भी हो सकते हैं, बट मैथ्यूज़ एंड वेंकटेशन की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है, अगेन वहाँ पे इसको एक ट्रिक मेथड से सॉल्व किया हुआ है, ओके। आप केवल इस पार्ट को देखें e माइनस म्यू आर अपॉन आर को, आप चेक कर सकते हैं, आप इसे इस इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रेड से मैंने अंडरलाइन किया है, म्यू से इन्फिनिटी तक का एक इंटीग्रल e माइनस एक्स आर, और इंटीग्रल आपका x के रेस्पेक्ट में है, ये मैंने साइड में यहाँ शो कर रखा है। e माइनस एक्स आर डी का इंटीग्रल अगर आप म्यू से इन्फिनिटी तक करें तो आपको माइनस माइनस कैंसिल होगा, e माइनस म्यू आर अपॉन आर ये मिल जाएगा। तो ये जो फैक्टर है इसको डेलिबरेटली एक ट्रिक से हमने ऐसे लिख दिया। अब ये ट्रिक से ऐसा लिखने के बाद क्या कर रहे हैं, अब आपके पास 2 इंटीग्रल्स हैं, एक r के ऊपर का इंटीग्रल जो कि 0 से इन्फिनिटी रन होता है, और एक x आपने एक डमी वेरिएबल की तरह इंट्रोड्यूस किया, x के ऊपर एक इंटीग्रल है जो कि म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जो म्यू पैरामीटर है अब ये यहाँ लिमिट में चले गया है, ओके। लेकिन अब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को स्वैप कर दीजिए, ओके। अब ये इंटीग्रल स्वैपेबल हैं या नहीं वो मैथमेटिक्स का इशू है, बट लेट्स नॉट डिस्कस दोज थिंग्स, ओके। स्वीपिंग अंडर द रग जिसे कहते हैं वो करते हुए हम सीधे दोनों इंटीग्रल्स को अगर
एक्सचेंज कर दें, पहले हम आर का इंटीग्रल करेंगे और एक्स का इंटीग्रल बाद में करेंगे। तो एक्स का इंटीग्रल बाद में, पहले आर का इंटीग्रल जो कि 0 से इन्फिनिटी तक है, और आर का फंक्शन ये भी है और ये भी, इसमें भी आर आ रहा है, तो पूरा इसको मल्टीप्लाई अगर आप इससे कर दें तो पहले फैक्टर में e⁻² आइटा के माइनस एक्स टाइम्स आर, और दूसरे में 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंपली इतना। तो आर के 2 फंक्शंस हैं और दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। एक्स का इंटीग्रल बाद में करेंगे। ओके, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ ब्रैकेट में जो ये लिखा है, ये वाला इंटीग्रल एक्स के ऊपर है 0 से इन्फिनिटी का, इसको बाद में करेंगे। पहले आर के ऊपर का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक, रेड ब्रैकेट के अंदर जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है डी आर के रेस्पेक्ट में, और बाद में ये करके जो निकलेगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल ये, दूसरा इंटीग्रल ये, लेकिन इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है, एक बार 0 एक बार इन्फिनिटी, और फिर एक्स का इंटीग्रल परफॉर्म करना बाकी है। लिमिट्स आप पुट करें अपर लिमिट पे दोनों इंटीग्रल वैनिश हो जाएंगे। इस वाले को तो समझना आसान है। ओके, आर टेंड्स टू 0। ओके, आपको x ये रियलाइज़ करना है, x हमेशा हमारे लिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। x वैसे भी एक डमी वेरिएबल था, पर x जिस तरह से हम लाए थे, चाहे तो आप यहाँ लिमिट्स में देख लें, म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक है, म्यू एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इन्फिनिटी, तो x हमेशा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और r की जगह जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल e⁻∞, दिस वैनिशेस, और लोअर लिमिट r = 0 पे दिस बिकम्स 1, e⁻0 कितना 1। तो ये वाला तो सीधे सीधे समझ आ रहा है, लेकिन ये इसमें भी ऐसी बिहेवियर होगा, r = 0 पे e⁻0 1, लेकिन r = पे, r = पे इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। रियल पार्ट एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है e⁻θ, उसका मॉड कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे उसका आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी बने या वटेवर बने, e⁻θ की वैल्यू 1 और -1 से ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। लेकिन e⁻XR वाला जो फैक्टर है उसका बिहेवियर तो ऐसा ही होगा, इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए अपर लिमिट पे ये भी 0, ये भी 0, और लोअर लिमिट पे ये भी 1 और ये भी 1, तो और दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग। ओके, तो आप उसे सिंप्लीफाई करें। ओके, अगेन अब ये आपके 2 इंटीग्रल बचे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल, इसका अगेन ये दोनों इंटीग्रल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लॉग नेचुरल ऑफ दिस फैक्टर और इसका इंटीग्रल लॉग नेचुरल ऑफ दिस फैक्टर, तो लॉग नेचुरल ऑफ दिस माइनस लॉग नेचुरल ऑफ दिस, और लिमिट्स हम एक साथ पुट कर लेंगे, एक्स की लिमिट एक बार म्यू और एक बार इन्फिनिटी। ओके, लॉग ए माइनस लॉग बी इज़ लॉग ए अपॉन बी, तो उसको मैं एक्स से अगर आप डिवाइड करें तो फर्स्ट फैक्टर एक्स अपॉन एक्स 1 और दूसरा 2 आइटा के एक्स। लिमिट्स अभी पुट करनी है एक्स की म्यू से इन्फिनिटी। अब डू दिस अ बिट मोर केयरफुली। ओके, यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट पुट करें x बराबर इन्फिनिटी, लिमिट x के लिए है, तो x बराबर इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर बना 0, तो अपर लिमिट लॉग नेचुरल 1, और लोअर लिमिट x की जगह म्यू है, 0 नहीं है लिमिट, x की जगह म्यू, सो 2 आइटा के ओवर म्यू, तो लॉग दिस माइनस दिस, लॉग 1 होता है 0, सो फाइनली यू गेट दिस। ये जो इंटीग्रल था, वैलिडिटी क्राइटेरिया में जो इंटीग्रल है जिसका हमने मॉड लेना होता है, वो इंटीग्रल इवैल्यूएट होके इतने के बराबर आ गया, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ 1 माइनस 2 आइटा के ओवर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आ रही है, ये लॉग एक इमेजनरी क्वांटिटी का है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है, बाकी सब ये रियल है, 2 रियल है, के रियल है, म्यू रियल है। ओके, इनफैक्ट के और म्यू हमारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो ये आइटा के कारण ये क्या है, इस क्वांटिटी का इमेजनरी पार्ट है। लेकिन लेट्स मूव ऑनवर्ड, इस क्वांटिटी को 2k अपॉन म्यू को अगर मैं रो रख दूँ तो ये सिंपली है, अपार्ट फ्रॉम माइनस साइन, लॉग ऑफ 1 माइनस आइटा टाइम्स रो, 2k अपॉन म्यू को रो रख दें, तो जो हमारा वैलिडिटी क्राइटेरिया है, जो कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रल से बाहर थे वो वैसे के वैसी, मॉड ऑफ दिस मस्ट बी लेस देन 1। हमारी वैलिडिटी क्राइटेरिया बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये जो फैक्टर रो है, रिमेंबर ये फैक्टर रो है 2k अपॉन म्यू, म्यू हमारे युकावा पोटेंशियल की रेंज वैसे उसका इन्वर्स होता है। ओके, म्यू का 1 अपॉन म्यू होता है रेंज, और के जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से रिलेटेड है, के बेसिकली मोमेंटम से रिलेटेड है, मतलब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी। सो दिस इज द क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, होपफुली यू नो इट, बट पहले मैंने एक्सप्रेशन फिर से यहाँ रिपीट किया है क्योंकि हमें इसका डिस्कशन करना है। ये पिछले पेज वाला ही एक्सप्रेशन है, दिस इज द वैलिडिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे रो का मतलब है 2k अपॉन म्यू। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, होपफुली यू नो दिस, बट जस्ट अ क्विक रिमाइंडर। माना x प्लस आइटा वाई का हम लॉग की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग भी फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, से p प्लस आइटा क्यू। माना x प्लस x और y आपको दे रखे हैं, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, अब इसका लॉग आपको निकालना है, तो फिर से माना वो कोई क्वांटिटी है p प्लस आइटा क्यू, हमें p और q निकालने हैं, p और q पता लग गए तो मतलब हमने x प्लस आइटा y का निकाल दिया, तो p और q को अननोन के लिए हमने सॉल्व करना है।
एक्सपोनेंशियल की लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं ई को इतना एक्सपोनेंशिएट करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा ई टू द पावर पी प्लस आइटा क्यू बराबर होगा एक्स प्लस आइटा वाई। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स टाइप के हैं। दिस इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक ई टू द पावर पी और एक ई टू द पावर आइटा क्यू, और वहाँ आप ऑयलर रिजल्ट लगाएं, ई टू द पावर आइटा क्यू मतलब कॉस क्यू प्लस आइटा साइन क्यू। राइट हैंड साइड में दिस रियल पार्ट के बराबर इक्वेट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। सो ई टू द पावर पी टाइम्स कॉस क्यू मस्ट बी इक्वल टू एक्स एंड ई टू द पावर पी साइन क्यू मस्ट बी इक्वल टू वाई। ओके, पी क्यू का एक्स वाई से रिलेशन है तो अप्रोप्रिएटली इसे सॉल्व करके आप पी भी निकाल सकते हैं और क्यू भी। हाउ डू वी डू दिस, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अगर आप ऐड करें तो स्क्वायरिंग में कॉस स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर क्यू खत्म हो जाएगा और ई टू द पावर 2p यहाँ भी आएगा, ई टू द पावर 2p यहाँ भी आएगा। कॉमन लिया ई टू द पावर 2p, ये दोनों 1 देंगे और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो tan q इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। p या सम फंक्शन ऑफ p एक्सप्रेस्ड इन एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड सम फंक्शन ऑफ q एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। ओके, तो p बराबर यहाँ से फिर से आप इसी एक्सप्रेशन का लॉग लें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2p मिलेगा और राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 का फैक्टर राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये रहा p और ये रहा q। तो ये टास्क हो गया। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका लॉग जो होता है उसके लॉग का रियल पार्ट इतना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, उसका लॉग लो और हाफ का फैक्टर ले लो। ये हाफ आप चाहे तो यहाँ पावर में भी ले आ सकते हैं बट लेट मी कीप इट दिस वे। और जो q वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है उस लॉग का, वो बेसिकली tan इनवर्स y बाई एक्स। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इस फॉर्म में मैंने लिख दिया p प्लस आइटा क्यू। ओके, लेकिन मतलब x और y से ही बना है। इस एक्सप्रेशन को देखिए अब लास्ट में x और y अगर आपको पता है तो ये पार्ट भी आप बना सकते हैं और ये पार्ट भी। लेकिन आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना चाहिए, लॉग जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअली ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, ये इतना इजी नहीं है मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन इसका। ओके, tan इनवर्स क्योंकि आप जानते हैं एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, इसके बहुत सारे आंसर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रांच कट और उस सब की बात आती है बट हम उस डिस्कशन में भी नहीं जा रहे हैं। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू जो इसकी मेजर वैल्यू होती है, से -π/2 और π/2 के बीच वाली जो वैल्यू है हम उसको ले लेंगे केवल। ओके, दिस। तो अब इस आइडिया को यहाँ अप्लाई करें, log 1 माइनस आइटा रो, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट है रो हमने इसे कहा है 2 के अपॉन म्यू को, पर ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करूँ, हाफ, ये मैंने बीच में इसलिए रखा था, अगर आप ये पहले से जानते हैं वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो ये दिस इज़ वेरी सिंपल आइडिया। ओके, लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो लॉग x की जगह 1 है और y की जगह रो है तो 1 प्लस रो स्क्वायर, और प्लस आइटा tan इनवर्स y की जगह रो है और x की जगह 1, और एक माइनस साइन भी होगा क्योंकि यहाँ x प्लस आइटा y नहीं है, y की जगह हमारे पास माइनस रो है एक्चुअली। सो दिस, पर ये माइनस साइन आप बाहर ले सकते हैं, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस आप बाहर ले सकते हैं। तो हमें इस क्वांटिटी का भी मॉड लेना है, हमारे वैलिडिटी क्राइटेरिया में इस लॉग का मॉड है, इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मॉड लेना है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मॉड कितना होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और बाद में ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है, ये पार्ट हमारा p है और ये पार्ट हमारा q है, तो p और q का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लें तो मेरा ये मॉड बन जाएगा। पर अब हम इसको दो अलग अलग लिमिट्स में अलग अलग तरह से एनालाइज करते हैं। पहले लो एनर्जी लिमिट में एनालाइज करते हैं। लो एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है, रो के टर्म्स में लो एनर्जी मतलब k इज़ स्मॉल, म्यू तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, आपने एक बार युकावा पोटेंशियल अपना पिक कर दिया, म्यू कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है, पर लो एनर्जी का मतलब k इज़ स्मॉल और k स्मॉल मतलब रो स्मॉल। तो अगर लो एनर्जी लिमिट का मतलब रो वेरी वेरी स्मॉल देन 1 है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग देखते हैं। उस समय ये जो लॉग वाला टर्म है इसका रियल पार्ट का बिहेवियर कैसा है और इमेजिनरी पार्ट का बिहेवियर कैसा है। रियल पार्ट को मैं p लिख रहा हूँ, p वाला जो पार्ट है वो ये है हाफ लॉग प्लस 1 प्लस रो स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर रो 1 के मुकाबले बहुत छोटा है तो रो स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, इतना स्मॉल कि आप उसे 1 के मुकाबले नेगलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रो है 10 पावर -2 तो रो स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर -4, 10 पावर -4 1 के मुकाबले नेग्लिजिबल है, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 होता है 0। अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है तो ये जो लॉग जिस चीज़ का हम ले रहे थे इसका रियल पार्ट ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, तो लेट्स कीप इट इक्वल टू 0। और जो ये वाला पार्ट है माइनस tan इनवर्स रो, और tan की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा,
या tan इनवर्स में भी फिर यही होगा। tan इनवर्स थीटा की जगह आप कितना रख सकते हैं, थीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स जैसे साइन थीटा की जगह थीटा रखते हैं, कॉस थीटा की जगह 1 रख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स। इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है फॉर स्मॉल एंगल्स। तो tan इनवर्स ऑफ थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स कैन बी रिप्लेस बाय थीटा। तो अगर रो स्मॉल है तो tan इनवर्स रो की जगह आप सिंपली रो, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये माइनस साइन था। ओके बस। तो क्यू इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो सिंपली माइनस रो के बराबर है। ये पार्ट 0 और ये पार्ट माइनस आइटा टाइम्स क्यू। लेट मी से इट दिस वे, माइनस आइटा टाइम्स रो, सॉरी माइनस साइन बाहर आ गया आइटा, और इसको आप रो से रिप्लेस कर सकते हैं। कब? लो एनर्जी लिमिट में। ओके तो ये जो फैक्टर है इसका मॉड, सीधे सीधे इसका मॉड लें, ये पार्ट तो है ही नहीं, और कुल मिला के कितना है, माइनस आइटा टाइम्स रो। उसका मॉड सिंपली कितना हुआ, रो। या आप यहाँ से निकाल लें 0 का स्क्वायर प्लस माइनस रो का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आपको सिंपली कितना मिलेगा, रो। तो ये जो मॉड वाला इंटीग्रल है, ये मॉड जो है ये सिंपली लो एनर्जी लिमिट में कितने के बराबर है, रो के बराबर। तो ये अगर मैं वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो लो एनर्जी लिमिट में द वैलिडिटी क्राइटेरिया लुक्स लाइक दिस। mz स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर के कांस्टेंट पहले से बाहर थे, अब इस लिमिट में वो जो मॉड है वो इतने के बराबर इवेल्युएट हुआ। ओके दिस रो की जगह 2k बाई म्यू रखें तो कंडीशन इज दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। k हो गया कैंसिल दिस। अब इस एक्सप्रेशन को एक हम स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में रखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट्स आ रहे हैं। h क्रॉस अपॉन me स्क्वायर जो होता है, यू नोट दिस इज़ द फर्स्ट बोर रेडियस, जो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ओके एच क्रॉस ओवर me स्क्वायर बोर मॉडल जब हम सॉल्व करते हैं, या तो क्लासिकल बोर अप्रोच में या इवन क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये क्वांटिटी जो फर्स्ट बोर रेडियस की ऑर्बिट बनती है, और हायर ऑर्बिट्स का रेडियस इसका n स्क्वायर टाइम्स होता है, तो ये क्वांटिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके फर्स्ट बोर रेडियस। तो उस टर्म में अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूँ एच क्रॉस ओवर me स्क्वायर को, तो 2z ओवर a0 दिस इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1। तो लो एनर्जी लिमिट में जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो अब इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और आइडिया मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। ओके युकावा पोटेंशियल की रेंज का मेजर होता है 1/μ, ये हम बात कर चुके हैं पीछे। ओके दिस, और इसे आप साइज़ ऑफ एटम भी समझ सकते हैं। आप इसे एक्चुअल एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के टर्म में सोचें, आप एक एक्चुअल किसी न्यूक्लियस से उसकी स्कैटरिंग कर रहे हैं। ओके तो जो फर्स्ट बोर रेडियस जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन में कूलाम पोटेंशियल में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का फैक्टर कहीं नहीं लिया, वो हमने ई या इसके अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है। थिंक ऑफ इट दिस वे। ओके बट आप इसकी अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो ये लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास बनती है। तो ये फैक्टर जो है 2z तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, z जैसे एक नंबर होता है, हैवी न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा होगा, लाइटर न्यूक्लियस के लिए कम, ये एक नंबर है। a0 और 1/μ ये दोनों लेंथ हैं। a0 तो अपने आप में लेंथ है, और 1/μ है लेंथ, म्यू की डायमेंशन 1 लेंथ की होती है, तो 1/μ की डायमेंशन क्या है, लेंथ की। ये दो लेंथ्स का रेशियो है बेसिकली, 1/μ रेंज और ये बोर रेडियस। जिस युकावा पोटेंशियल के आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी रेंज और बोर रेडियस का रेशियो किस ऑर्डर का है, और फिर उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी अगर 1 के मुकाबले बहुत छोटी है तो आपका बोर अप्रॉक्सीमेशन लो एनर्जी लिमिट में वैलिड हो सकता है दिस। लेकिन 1/μ आपके साइज़ ऑफ एटम का मेज़र हो सकता है, माना आप उसे थोड़ी देर के लिए आर समझें। साइज़ ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिक्स में तो आप इस तरह से डिफाइन भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारा एटम इतना ही है। ओके लेकिन मैथमेटिकली 1/μ अगर आप युकावा पोटेंशियल से उसके न्यूक्लियस के पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो 1/μ रफली एक मेज़र है कि वो एटम कितना बड़ा है, तो इसलिए हमने उसे आर की तरह लिखा, माना रेडियस उसका फॉर एग्जाम्पल। और अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं एटम के साइज़ के लिए, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसे थॉमस फर्मी स्टैटिस्टिकल थ्योरी कहते हैं, उसमें जो 1/μ या जिसे हम आर कह रहे हैं उसके लिए अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलता है, 0.885 a0 z⁻⁴। कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर z है, तो उसका जो साइज़ है वो रफली इस ऑर्डर का होता है, 0.885 रफली 1 के बराबर है। तो अगर मैं केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करूँ तो मैं इसको 1 रख देता हूँ। तो सिंपली ये साइज़ ऑफ एटम या जो हमारा युकावा पोटेंशियल की रेंज है, अगर हम उसे एटम्स के लिए देखें तो उसका एक रफ एक्सप्रेशन 1/μ का एक रफ एक्सप्रेशन आप ये रख सकते हैं, एटलीस्ट फॉर हैवी एटम्स। ये थ्योरी या ये मॉडल हैवी एटम्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लाइटर एटम्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है, बट रफली है।
तो अगर मैं 1/μ की जगह ये एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, जो कि किसी मॉडल के बेसिस पे मिला है, आप इसको पूरी तरह रिलाई ना करें, पर ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, थोड़ा न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ ऑर्डर 1 में थोड़ा अंतर हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर हैवी एटम्स। तो ये अगर मैं 1/μ की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो A0 से A0 कैंसिल और z की पावर 2/3। जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है यूजिंग सर्टेन अदर मॉडल्स और समथिंग, मैंने उसे फाइनली इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। लेकिन आप इसे देखें, ये क्राइटेरिया अगेन बैडली फेल हो रहा है। युकावा पोटेंशियल के लिए भी हमने कूलाम पोटेंशियल के लिए तो पहले चेक किया ही था शुरू में, और कूलाम पोटेंशियल तो हमको शुरू से ही पता था वो तो बैडली बिहेव्ड है, उसके साथ तो शायद दिक्कत आएगी। कूलाम पोटेंशियल तो लो एनर्जी और हाई एनर्जी लिमिट में दोनों में बॉन्ड के वैलिडिटी क्राइटेरिया को फेल कर रहा था। पर युकावा पोटेंशियल के साथ होप थी क्योंकि वो फाइनाइट रेंज पोटेंशियल है, बट वहाँ भी वैलिडिटी क्राइटेरिया अगर आप एटॉमिक लेवल पे अप्लाई करें, एक एटॉमिक सिस्टम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी जगह से जो हमने कुछ इनपुट लिए उससे ये कंडीशन ऐसी बन रही है। और ये ध्यान रखें, यहाँ हम लार्ज जेड की बात कर रहे हैं। चलिए आप स्मॉल जेड ही लें, स्मॉलेस्ट जेड की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 टू द पावर 2/3 कितना हो गया? 1। 2 वेरी वेरी लेस देन 1। सबसे लाइटेस्ट न्यूक्लियाई के लिए भी ये कंडीशन बैडली फेल हो रही है। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन तब वैलिड होता है जब ये पार्ट इसके 1 के मुकाबले बहुत छोटा हो। सबसे लाइटर न्यूक्लियाई के लिए फैक्टर 2 बन रहा है, और 2 भी 1 से वेरी वेरी लेस नहीं होता है, वो तो 1 से ज़्यादा ही है, फेल्स। और अगर आप बड़ा न्यूक्लियस लेंगे तब तो ये कंडीशन और भी बैडली फेल होने लगेगी। सो दिस कंडीशन एक्चुअली फेल्स। ओके, तो युकावा पोटेंशियल के लिए वैलिडिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैलिडिटी क्राइटेरिया फेल होता है। अब वो अलग बात है, एक्सीडेंटली आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे कूलाम में रिड्यूस करके हम चेक कर रहे हैं, वो रिजल्ट सही मिल रहे हैं, बट अदरवाइज जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है लो एनर्जी लिमिट में तो एटलीस्ट वो फेल कर रहा है। अच्छा, उसी क्राइटेरिया को हाई एनर्जी लिमिट में एनालाइज करें। हाई एनर्जी लिमिट मतलब फिर से ये एक्सप्रेशन, और log 1 माइनस आइटा रो का फिर से ये मतलब होगा, बट रो इस समय बहुत लार्ज है। तो अगर रो बहुत लार्ज हो तो उस समय ये जो रियल पार्ट है ये कितने के बराबर होगा? P, जो कि हाफ log 1 प्लस रो स्क्वायर के बराबर है। अगर रो बहुत लार्ज है, हाई इंसिडेंट एनर्जी, रो स्क्वायर बहुत 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 लार्ज होगा, से रोज इज जस्ट से 10 पावर 2 100, तो रो स्क्वायर 10 पावर 4 हो जाएगा। 10 पावर 4 के मुकाबले आप इस 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली log ऑफ रो स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, और log रो स्क्वायर में 2 की पावर इस हाफ को कैंसिल करेगी, log रो जो रियल पार्ट है सिंपली log रो के बराबर। ओके, और जो इमेजिनरी पार्ट है tan इनवर्स रो के बराबर होता है अपार्ट फ्रॉम अ माइनस साइन। रो लार्ज हो सकता है 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 50, वट एवर। tan इनवर्स एक एंगल होता है, जस्ट एंगल की रेंज -π/2 या से π/2, या और आप केवल मॉडुलस के टर्म में बात करें, ये जस्ट एक एंगल है। टैन की वैल्यू तो एंगल के टैन की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक रेंज कर सकती है, पर जब आप इन्वर्स लेंगे तो टैन इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी भी केवल π/2 होता है। ये क्यों कोई बहुत लार्ज नंबर नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में। P रो का लॉग है, अगर ये तो नेचुरल लॉग है, पर आप दूसरे अगर उस पर लॉग ले रहे हैं, माना 10 बेसिस पे ले रहे हैं, से रो इज से 10 पावर 20 फॉर एग्जांपल। ये मैंने एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ले लिया, बट लेट मी कंसिडर दिस। रो कितना है? 10 पावर 20। तो अगर आप इसका 10 बेस पे लॉग लें तो आपको मिलेगा कितना? 20। ये जो पार्ट है रियल पार्ट, ये लगभग 20 के आसपास है, और अगर आप नेचुरल बेसिस पे लेंगे तब तो ये नंबर और भी ज़्यादा बनेगा। ओके, लेकिन 10 पावर 20 बहुत बड़ा नंबर है, पर आप उसका 10 इनवर्स लेंगे तो आपको π/2 से ऊपर तो फिर भी आंसर नहीं मिलने वाला। π/2 कितना होता है? लगभग पाई 3.14, π/2 लगभग 1.5 1.6 के आसपास। ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका हम ये लॉग से जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑब्टेन हो रहा है, इसका ये रियल पार्ट तो फिर भी रिलेटिवली लार्ज है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? लगभग नेग्लिजिबल है इसके मुकाबले। अब इसको इसके मुकाबले नेगलेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लास्ट में हमने इसका मॉड लेना है, और मॉड में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आता है। ये नंबर लार्ज है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? रिलेटिवली लार्ज। और जबकि ये नंबर क्या है? बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट एक एंगल है, एन एंगल, और विच कांट बी टू लार्ज इवन व्हेन रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर रो इन्फिनिटी भी हो जाए तभी भी ये नंबर बहुत लार्ज नहीं है, जबकि ये नंबर बहुत 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 लार्ज होगा। लॉग होने के कारण ये उतना लार्ज भी नहीं है, अगर ये सिंपली रो होता तब तो बहुत लार्ज। लॉग के कारण उतना लार्ज नहीं है, पर फिर भी ये इसको कहीं ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब
इस एक्सप्रेशन को मुझे लास्ट में इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ मैं इस पार्ट को इस समय ड्रॉप कर सकता हूँ। तो जो मॉड है वो सिंपली हो जाएगा पी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर विच इज़ पी। ओके, पी मतलब रियल पार्ट, और रियल पार्ट कितने के बराबर है इस अप्रॉक्सीमेशन में, लॉग रो। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं अपने उसमें कर दूँ, मॉड की जगह सिंपली लॉग नेचुरल रो ले लूँ, तो वैलिडिटी क्राइटेरिया कॉन्स्टेंट्स और मॉड वाले पार्ट की जगह लॉग रो। दिस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। रो की वैल्यू 2k बाई म्यू रखी। अब ये जो बाहर का एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, अगेन कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट्स के टर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एच क्रॉस स्क्वायर के में से एक एच क्रॉस अलग किया, और बाकी एच क्रॉस के जो होता है वो होता है मोमेंटम पी, एच क्रॉस के इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम। नेक्स्ट स्टेप में ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस, इतना तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में पहले से था, और डेलिबरेटली आप एक सी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करें, तो जेड और ई स्क्वायर ओवर एच क्रॉस और एक सी से डिवाइड किया, और ये जो m का फैक्टर है इसे ले जाओ डिनोमिनेटर में, और p अपॉन m होता है पार्टिकल की वेलोसिटी v, और क्योंकि आपने एक c से ऊपर नीचे डिवाइड किया था तो ये c भी आपके पास आ गया। तो ये और ये एक ही एक्सप्रेशन है। ओके, यू कैन वेरीफाई, लॉग को तो छेड़ा ही नहीं। इस फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को क्यों लाए हैं, ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी, ये अगेन एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ओके, जहाँ पे आप जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये कांस्टेंट ओरिजिनेट होता है। ओके, अब ये केवल, और इसकी ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1/100 या एग्जैक्ट वैल्यू 1/137 के क्लोज होती है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक बहुत फंडामेंटल कांस्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में। ओके, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को बताता है। ओके, तो इसलिए एक बहुत फंडामेंटल कांस्टेंट है, कूलाम पोटेंशियल से एसोसिएटेड आप कह सकते हैं, एक बहुत फंडामेंटल कांस्टेंट है, और ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी वैल्यू लगभग कितनी है 1/137, रफली 10⁻² के ऑर्डर का है ये। ओके, बस तो ये फैक्टर बन गया अल्फा, तो जेड अल्फा, और वी अपॉन सी रिलेटिविटी से अगर आपको ध्यान हो, इसे हम कहते हैं रैपिडिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी। हमारे पास यूनिवर्स में एक फंडामेंटल वेलोसिटी डिफाइंड है c, द स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी भी वेलोसिटी को आप स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो v अपॉन सी जो हमारा रैपिडिटी फैक्टर जिसे हम कहते हैं बीटा। ओके, दिस, तो ये अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो डेलिबरेटली मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाया। ओके, दिस, अब ये दोनों, हाँ, बीटा रैपिडिटी भी दो वेलोसिटीज़ का रेशियो है, ये भी डायमेंशनलेस है। z जैसे एक नंबर होता है, अल्फा डायमेंशनलेस, बीटा डायमेंशनलेस, दो नंबर्स का रेशियो। ओके, लॉग जिस क्वांटिटी का ले रहे हैं आप, वैसे भी वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और आप चेक भी कर सकते हैं ये डायमेंशनलेस ही होगा। ओके, म्यू की डायमेंशन 1 लेंथ की है, और के वेव वेक्टर की डायमेंशन भी 1 लेंथ की होती है, तो ये क्वांटिटी भी क्या है, डायमेंशनलेस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, हमारा सारा एनालिसिस जो है, स्कैटरिंग जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक वाली है, लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक डोमेन में जाके भी स्कैटरिंग थ्योरी को स्टडी करें तो हाई एनर्जी लिमिट में कूलाम स्कैटरिंग या युकावा पोटेंशियल से जो स्कैटरिंग है उसका वैलिडिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम बनता है। थोड़ा कहीं कोई न्यूमेरिकल फैक्टर वेरी करेगा तो करेगा, बट अदरवाइज वो यही फैक्टर होता है, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन। ओके, तो मतलब इस कंडीशन को हम हाई एनर्जी पे, इतनी हाई एनर्जी पे भी इंटरप्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिविस्टिक। अदरवाइज हमारा ट्रीटमेंट वैसे नॉन रिलेटिविस्टिक है, पर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक लिमिट। एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक लिमिट मतलब हमारे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के करीब है। ओके, बस अब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, ये फैक्टर ग्रो करता है, के ग्रो करेगा, पर के डायरेक्टली नहीं है, के है लॉग के अंदर, तो लॉग उसकी ग्रोथ रेट को स्लो कर देगा, जबकि बीटा का फैक्टर ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा। तो मैं यहाँ बीटा पे कंसंट्रेट करूँगा। अगर हम एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक लिमिट में चले जाएं, ओके, एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक लिमिट मतलब v अपॉन सी टेंडिंग टू 1, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है। ओके, तो बीटा की जगह अगर आप 1 भी रख दें तो तब ये एक्सप्रेशन लगभग कैसा बन रहा है, z ओवर 137 एंड लॉग ऑफ 2k अपॉन म्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, ये एक्सप्रेशन भी अगेन, अब ये फैक्टर आपको एक्चुअली वैसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, पर फॉर अ मोमेंट थिंक, ये नंबर ऑर्डर ऑफ 1 का एक नंबर आपको दे रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना हैवी न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल है। लाइटर न्यूक्लियर है, z इक्वल टू 1 है, 1 अपॉन लगभग, इसे अगर आप 100 सोचें और ये नंबर ऑफ ऑर्डर 1,
1/100 वेरी वेरी लेस देन 1, ओके, लगभग सेटिस्फाई होता है, लगभग क्या, अच्छे से सेटिस्फाई होता है। पर अगर आप हैवियर न्यूक्लियस ले रहे हैं, माना ऐसा न्यूक्लियस जिसके लिए Z की वैल्यू 50, 60 या 70, 80 के आसपास है, तो उसके लिए ये नंबर भी 1 के ऑर्डर का बन रहा है, ये भी 1 के ऑर्डर का, ये भी 1 के ऑर्डर का। 1 के ऑर्डर का नंबर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, नहीं, मतलब एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक लिमिट में ये एक्सप्रेशन जो है हैवियर न्यूक्लियस के लिए, तो ये वाला भी ट्रू नहीं हो रहा है। इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, लो एनर्जी लिमिट में तो युकावा पोटेंशियल के लिए वैलिडिटी क्राइटेरिया हर Z के लिए फेल कर रहा था, हाई एनर्जी लिमिट में भी वो फेल हो रहा है, बट किसके लिए, हैवियर न्यूक्लियस के लिए। अगेन ये एनालिसिस बहुत शार्पली हमने नहीं किया है, ये नंबर किस ऑर्डर का है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, बट स्टिल हम वैलिडिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि वैलिडिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या बन रहा है, और आप इसे युकावा क्या, इसको कूलाम के लिए भी आप एक्सटेंशन समझ सकते हैं कुछ हद तक। तो कूलाम पोटेंशियल के लिए अगेन पता लग रहा है वैलिडिटी क्राइटेरियाज इधर फेल और फेल वेरी बैडली, तो वही चीज़ आपको युकावा में भी दिख रही है। वैलिडिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने का मेन रीज़न एक तो इस सेंस में था, मैथमेटिक्स किस तरह से करते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटिवली ईजी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, बट उसके इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि कूलाम पोटेंशियल एक बहुत स्पेशल पोटेंशियल है, तो वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी पोटेंशियल से। इसके अलावा जो हम बाकी एग्जांपल्स करेंगे वो बड़े सिंपल फोर्सेज होंगे, बड़े सिंपल पोटेंशियल्स होंगे शॉर्ट रेंज, तो उनके लिए एफ के एक्सप्रेशन भी बड़ी इजीली निकल आएंगे, वैलिडिटी क्राइटेरिया निकल के भी बड़ी इजीली आएंगे, और उनका इंटरप्रिटेशन भी बड़ा आसान होगा। लेकिन कूलाम पोटेंशियल एक बड़ा स्पेशल पोटेंशियल है, आपने उसके इतने सारे फीचर्स देखे, तो वैलिडिटी क्राइटेरिया के लेवल पे भी वो कुछ आपको रिजल्ट्स जो देता है थोड़ा आपको इंटरप्रेट करने के लिए उसको वर्कआउट करना पड़ता है। ओके, तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। ओके, और इसके बाद बॉन्ड में हम एक आध एग्जांपल्स और करेंगे, बट वो मच सिंपलर होंगे। ओके, अदरवाइज जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में कहा था, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन मीन्स ये इंटीग्रल करना है और वैलिडिटी मतलब ये इंटीग्रल। ओके, कूलाम के केस में ये कैलकुलेशंस थोड़ा इन्वॉल्व हो गई, बट अदरवाइज सीधे ये रखो, 3, 4, 5 लाइन में इंटीग्रल परफॉर्म करो, एफ निकल आया, उसका मॉड स्क्वायर करो, ये निकल आया, इंटीग्रेट करो सिग्मा टोटल, और ये इंटीग्रल भी बड़े आराम से हो जाता है नॉर्मली, और बाकी सिंपलर पोटेंशियल्स के लिए इसको करो, वैलिडिटी क्राइटेरिया आपका आ गया। सो नॉर्मली बाकी पोटेंशियल्स के लिए दीज कैलकुलेशंस आर नॉट दिस लेंथी। ओके, so with that I would like to conclude this lecture. Thank you everybody.